अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप साइन करो इन पेपर्स पर। उसने उस लड़की को घूरते हुए कहा। आद्विक, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। वो लड़की रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारा ये लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से साइन करो, देर हो रही है। मुझे और भी काम है तुम्हारा ये मेलोड्रामा देखने के अलावा। आद्विक ने कहकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। आकृति ने कुछ पल उसे नफरत भरी निगाहों से घूरा और फिर सिसकते हुए सामने पड़े कागजों पर साइन कर दिया। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, वकील ने कहा तो एक टेढ़ी मुस्कान आद्विक के होंठों पर फैल गई। मुबारक हो बीवी, आद्विक ने आकृति के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से सटाते हुए कहा तो आकृति ने नफरत से घूरते हुए उसका हाथ झटक दिया। ऐसा नहीं था कि आद्विक ने पहली बार उसे टच किया था, पर इस बार उसके छूने भर से ही आकृति को घिना रही थी। उसकी इस हरकत पर आद्विक खुलकर मुस्कुरा उठा। उसने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। देखो आद्विक, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया। अब प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। आकृति की आवाज़ में दर्द छलक आया था। आद्विक ने कुछ पल आकृति को देखा और फिर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बीवी, अभी तो हमें सच की शादी करनी है। मतलब मतलब ये कि अभी हम मंदिर में शादी करेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारी ये सूनी मांग और ये खाली गला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद होगा तुम्हारा गृह प्रवेश। माँ अपनी बहू का वेट कर रही हैं घर पर। उसके बाद तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, डोंट वरी बीवी। आद्विक ने कहा तो आकृति के चेहरे पर कड़वाहट पसर गई। चलें बीवी। आद्विक के उसे बीवी कहने पर आकृति बुरी तरह चिढ़ गई और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गई। आद्विक भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में आ बैठा और उसने गाड़ी मंदिर की ओर घुमा दी। कुछ ही देर में गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। दोनों गाड़ी से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ गए। पंडित जी, सब तैयारी हो गई ना? आद्विक ने पंडित जी से कहा। जी जजमान, जैसा आपने कहा था सब तैयारी हो गई, क्योंकि आद्विक ने पहले ही पंडित जी को सारी तैयारी करने को कह दिया था, इसलिए सब कुछ तैयार ही था। पंडित जी ने दोनों को मंडप में आने को कहा। दोनों वहां आए तो पंडित जी ने उनका गठबंधन किया और उन्हें बैठने को बोला। दोनों बैठ गए तो पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। कन्या अपना हाथ वर के हाथ में दे, पंडित जी ने कहा तो आद्विक ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में रख लिया। हवन कुंड में आहुति देने के बाद पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को बोला। दोनों खड़े हो गए और मंत्रोच्चारण के बीच दोनों सात जन्म साथ निभाने के वचनों के साथ सात फेरे लेने लगे। फेरों के बाद आद्विक ने उसके गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे हमेशा के लिए एक बंधन में बांध दिया। साथ ही उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर ये ऐलान कर दिया कि अब से उस पर सिर्फ आकृति का हक है और आकृति पर सिर्फ उसका। जैसे ही आद्विक ने आकृति की मांग में सिंदूर भरा, वैसे ही उसकी आंख से आंसू बह निकला। कितने सपने सजाए थे उसने इस दिन के लिए, क्या क्या नहीं सोचा था अपनी शादी को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ तो उसके सपनों में शामिल ही नहीं था। यहाँ तक कि यह शख्स जिसके साथ जन्म जन्मांतरों तक बंधन में बंधी है, वो तो बिल्कुल नहीं था, और जो था उसे तो इस बारे में कोई भनक भी नहीं थी। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की आवाज़ से आकृति की तंद्रा टूटी। दोनों ने झुककर पंडित जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने भी स्नेह से उनके सिर पर हाथ रख दिया। उनका आशीर्वाद लेकर दोनों आद्विक के घर की ओर निकल गए। मुबारक हो मिसेज आकृति। आद्विक सिंह शेखावत गाड़ी चलाते हुए आद्विक ने आकृति को छेड़ दिया, जिससे आकृति चिढ़ गई। उसने आद्विक को घूरा तो उसने अपनी एक आंख दबा दी, तो आकृति ने उसकी बेशर्मी पर कुड़कर बाहर की ओर चेहरा कर लिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान सी जगह आकर रुकी। ऐसी जगह देखकर आकृति को घबराहट होने लगी। अचानक ही आद्विक उसकी ओर झुक गया, जिससे आकृति की रही सही जान भी सूख गई। आद्विक, आद्विक ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। चुपचाप मेरी बात सुनो, अब बहुत हो गई मस्ती मजाक। अब हम घर जा रहे हैं। अगर तुमने वहाँ होशियारी दिखाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ जाकर ऐसा दिखाना कि हमारी लव मैरिज है और तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। अगर तुमने ज़रा सा भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो याद रखना, अपने भाई से पूरी ज़िंदगी नहीं मिल पाओगी। आई बात समझ में? आद्विक ने उसे घूरते हुए कहा तो आकृति ने डरकर हाँ में सिर हिला दिया।
गुड गर्ल। आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और सीधा होकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आकृति ने कुछ पल उसे देखा और फिर चेहरा बाहर की ओर घुमा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त वो खुद को इतना कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थी जितना उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं किया था। अगर बात उसके भाई की नहीं होती तो वो कब का आद्विक को सबक सिखा चुकी होती, मगर इस वक्त वो बेहद मजबूर थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी। घर ना ज़्यादा बड़ा था ना ही छोटा, पर दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी से उतरकर आद्विक ने डोरबेल बजाई तो एक 45-50 साल की औरत ने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर आद्विक को किसी लड़की के साथ, वो भी शादी के जोड़े में देखकर उनको बहुत हैरानी हुई। वो आंखें फाड़कर दोनों को देख रही थी और आद्विक के चेहरे पर मुस्कान ऐसे चिपकी थी जैसे किसी ने उसके होंठों को पकड़कर उसके गालों पर फेविकोल से चिपका दिया हो। और आकृति उसकी मुस्कुराहट देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी। अरे माँ, अब क्या सारी रात बाहर ही रखने का इरादा है? अपनी बहू का स्वागत नहीं करेंगी? आद्विक मुस्कुराते हुए बोला तो शमिता जी की तंद्रा टूटी। एक मिनट, तुम दोनों यहीं रुको। अरे ओ लक्ष्मी, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। उन्होंने घर में काम करने वाली को आवाज़ दी। उनका कहा मानकर लक्ष्मी जल्दी से रसोई में भाग गई। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी सभी सामान लेकर आ गई। शमिता जी ने दोनों की आरती की और आकृति को अपना दाहिने पैर से चावल से भरा कलश गिराने को कहा। आरती ने भारी मन से कलश को ठोकर मारी। लक्ष्मी ने एक सफ़ेद कपड़ा दरवाजे पर बिछा दिया और एक लाल रंग से भरी थाली को वहीं रख दिया। बेटा, पहले अपना दाहिना पैर आगे रखो और इस कपड़े पर अपने पैरों के छाप छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। आकृति आकर उस थाल में खड़ी हो गई, फिर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा दिया। उस सफ़ेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए वो अंदर आ गई। आद्विक ने जैसे ही घर के अंदर आने को पैर बढ़ाया, तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। माँ, वो अपने गाल पर हाथ धरे हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था, जो दुर्गा माँ बनी उसे घूर रही थी। ये क्या है माँ? अपनी बहू का स्वागत मिठाई से और मेरा पिटाई से? ये गलत बात है। आद्विक मुंह बनाते हुए बोला। लक्ष्मी, जरा मेरा डंडा उठाना। शमिता जी उसे घूरते हुए बोली। माँ, माँ क्या कर रही हो माँ? ऐसे कोई अपने लाल को मारता है क्या? उसने अपनी माँ को बातों में लेना शुरू कर दिया था। लाल, अभी इस लाल को काला करती हूँ मारते मारते। रुक तू। अरे पर मैंने किया क्या है? किया क्या है? कहकर शमिता जी ने उसके कान मरोड़ दिए। आ आ माँ, क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है मुझे। आदविक का कान एकदम लाल हो गया था। अरे बहू को घर ले आया, वो भी ऐसे रूखे सूखे। बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तूने? कितने अरमान थे मेरे कि अपनी बहू को ऐसे लाऊंगी वैसे लाऊंगी। तूने सब पर पानी फेर दिया। शमिता जी ने कहा तो आद्विक ने अपना सर पीट लिया। अरे माँ, वो क्या है ना, आपकी बहू को ही जल्दी जल्दी हो रही थी कि शादी की, इसलिए हमने सोचा सीधा आपको सरप्राइज देंगे। आद्विक ने कहा तो आकृति का मुंह हैरानी से खुल गया। वो सोचने लगी कि कितना बेशर्म है ये इंसान, खुद को बचाने के लिए बेवजह उसे फंसा रहा है। आद्विक ने उसे देखा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी। माँ, माँ, वो सब छोड़ो ना। देखो ना, मैं आपके लिए कितनी प्यारी बहू लेकर आया हूँ। आप अभी मुझे छोड़ो, अपनी बहू के लाड लड़ाओ। क्या सोचेगी वो कि उसके आने से आप खुश नहीं हो? आद्विक ने कहा तो शमिता जी ने उसका कान छोड़कर आकृति के पास आ गई। माफ़ करना बेटा, वो ज़रा। खैर छोड़ो, तुम थक गई होगी ना, चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आती हूँ। तुम फ्रेश हो जाना, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे पता है इस नालायक ने कुछ खिलाया नहीं होगा तुम्हें। आओ चलो, शमिता जी ने कहा तो आकृति हल्के से मुस्कुरा दी। शमिता जी उसे लेकर आदि के कमरे में आई। तुम कपड़े बदल लो, फिर थोड़ा रुक कर। अरे तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं होंगे। रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। ये नालायक भी ना पहले बता देता तो मैं सब तैयारी तो करके रखती। बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो एक साड़ी लेकर आई और उसे आकृति को थमाते हुए बोली। बेटा, अभी के लिए तुम ये पहन लो, सुबह आदि के साथ जाकर अपने लिए कुछ कपड़े और बाकी ज़रूरत का सामान ले आना। जी आंटी। आकृति ने वो साड़ी थाम ली। आंटी नहीं, अब माँ कहने की आदत डालो बेटा। शमिता जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। जी माँ। आकृति ने कहा तो शमिता जी का चेहरा खिल उठा। वे उसे जल्दी कपड़े बदलकर नीचे आने का बोलकर वहां से चली गई। आकृति ने वो साड़ी उठाई और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आकर उसकी नज़र आईने पर पड़ी। कितनी बदली हुई लग रही थी वो। ऐसा भी क्या बदला था सिर्फ एक दिन में?
हाँ, बदला तो था। अब वो सिर्फ किसी की बेटी या किसी की बहन नहीं थी। अब वो किसी की पत्नी, किसी की बहू भी थी। उसकी नज़र उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में सजे सिंदूर पर गई, तो उसके रुके हुए आंसू फिर से बह निकले। वो कुछ देर यूं ही आईने में देखती रही, फिर जब रुका ना गया तो अपना चेहरा हाथों से ढककर रो पड़ी। आदमी कपड़े बदलने के लिए कमरे में आया था। आकृति को कमरे में ना पाकर वो परेशान हो उठा। ये कहाँ चली गई? कमरा देखने के बाद वो बालकनी में गया। वो वहां भी नहीं थी। तो फिर वो बाथरूम के पास आया तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गया। आकृति, तुम अंदर हो क्या? आकृति, बाहर आओ, वो दरवाज़ा पीटते हुए बोला। आकृति, तुम सुन रही हो? बाहर आओ। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। आकृति ने उसकी आवाज़ सुनी तो जल्दी से खुद को शांत किया और बोली, आ रही हूँ। हाँ, जल्दी आओ। आद्विक ने उसकी आवाज़ में भारीपन महसूस कर लिया था। वो बेहद बेचैन हो गया था। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और आकृति बाहर आई। आद्विक ने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसकी लाल आंखें देखकर उसके मन में टीस सी उठी। वो तेजी से उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, क्या हुआ आकृति, तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। दूर रहो तुम मुझसे। तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये ढोंग मत करो मेरे सामने, समझे? उसने आद्विक के हाथ झटक दिए। आद्विक कुछ कहने को हुआ, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी शमिता जी पर गई। माँ, आप यहाँ? आद्विक ने बात संभालते हुए कहा तो आकृति भी जल्दी से नॉर्मल हो गई। उसने अपने आंसू साफ करके एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली। वो मैं तो तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी। शमिता जी ने कहा। जी आंटी, मतलब माँ, हम बस आ ही रहे थे। आकृति ने अपनी फिसलती जुबान को संभाल लिया था। ठीक है, जल्दी आ जाओ, शमिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। आद्विक ने एक नज़र आकृति को देखा और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद आकृति भी नीचे आ गई। शमिता जी खाना परोसने लगी तो आकृति ने उनके हाथ से बर्तन लेकर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। आप आराम से बैठिए माँ, ये सब मैं कर लूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, आज ही तो तुम आई हो, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। शमिता जी पहले दिन ही उससे काम करवाने में हिचक रही थी। माँ, आप आज तक ये सब करते आए हो, अब आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। आकृति ने अपनेपन से कहा तो शमिता जी मना नहीं कर पाई। वहीं आद्विक के होंठों पर भी प्यारी सी मुस्कान फैल गई। खाना खाने के बाद आकृति ने सारे बर्तन किचन में रखे और शमिता जी के साथ उनके कमरे में आ गई। बेटा, इस वक्त तुम्हें आद्विक के साथ होना चाहिए, वो इंतज़ार कर रहा होगा, शमिता जी ने कहा। अब क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं आ सकती? इतना भी हक नहीं है मेरा? आकृति ने नाराज़गी जताई तो शमिता जी मुस्कुरा उठी। वो उसके गाल थपथपाकर बोली, क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। जितना आदि का हक है उतना ही तुम्हारा भी है। उनकी बात सुनकर आकृति उनके गोद में सिर रखकर लेट गई। आज ना जाने कितने सालों बाद उसे माँ की ममता भरी गोद नसीब हुई थी। जब वो 8 साल की थी तभी उसके भाई को जन्म देते हुए उसकी माँ चल बसी थी। माँ की मौत के कुछ महीनों बाद ही पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि उनके बच्चों को माँ का प्यार मिलता रहे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सौतेली माँ जब नई नई आई थी तब तो उसने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखा, लेकिन फिर उसके पापा अपने काम में इतने बिजी हो गए कि बच्चों के लिए वक्त ही नहीं रहा। तो नई माँ ने भी बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उनके खुद के बच्चे हुए तो हालात और ज़्यादा बदतर हो गए। पहले जो थोड़ा बहुत ध्यान उनका रखती थी अब वो भी बंद हो गया था। साथ ही बढ़ गए थे उन मासूमों पर अत्याचार। आकृति के पापा के घर से निकलते ही वो दोनों पर जुल्म करने लगती। घर का सारा काम आकृति से कराती, ना उसे स्कूल जाने देती। बड़ी मिन्नतों के बाद उसे स्कूल जाने की अनुमति मिली, वो भी इस शर्त पर कि वो घर का सारा काम करके जाएगी और आकर भी सारा काम वही करेगी। ज़रा सी भी गलती हो जाए तो उसका खामियाजा मासूम आकृति को हर रोज़ अपने शरीर पर एक नया निशान लेकर चुकाना पड़ता। उसके शरीर पर कभी थप्पड़ का निशान होता तो कभी जलने का। साथ ही अपने पापा को कुछ भी बताने पर आकृति और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी जाती। नई माँ के साथ साथ उनके बच्चे भी उसे हमेशा परेशान ही करते। कुछ समय बाद आकृति इन सब की आदी हो गई, लेकिन उसकी माँ और उनके बच्चों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उनके अत्याचार दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ते गए। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई?
शमिता जी की आवाज़ से आकृति वर्तमान में आई। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आकृति उठकर बैठ गई थी। रात बहुत हो गई है, अब जाकर आराम करो, शमिता जी ने प्यार से उसके गाल छूकर कहा। तो वो हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। आकृति अपने कमरे में आई तो आद्विक को जागते देखकर हैरान रह गई। आद्विक बेड के सिराने से कमर लगाए अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। आकृति की आहट पाकर उसने सिर उठाया और बोला, कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? आकृति का मन किसी अनहोनी से घबरा रहा था। आद्विक ने गौर से आकृति को देखा तो पाया एक अनजाने से डर ने उसके चेहरे पर अपनी जगह बना ली थी। माथे पर पसीना तैर रहा था, शरीर में हल्की कंपन होने लगी थी। आद्विक कुछ देर तक उसे देखता रहा और अगले ही पल उसके होंठों पर शैतानी हंसी तैर गई। वह उठा और आकृति की ओर बढ़ गया। मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। आकृति उसे घबराई सी पीछे हटने लगी। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहा था। अरे आज शादी हुई है हमारी, और ये रात शादी के बाद की पहली रात। आज तो मौका भी है, दस्तूर भी, तो क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए। आद्विक ने शौकी से कहा तो आकृति के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो पीछे हटी लेकिन हट नहीं पाई क्योंकि पीछे दीवार आ गई थी। आकृति आद्विक की साइड से निकलने को हुई तो आद्विक ने उसके दोनों ओर दीवार पर हाथ रखकर उसे वहीं ब्लॉक कर दिया। देखो आद्विक, तुमने जो कहा मैंने किया, पर प्लीज़ ये नहीं। तुम सब जानते हो ना कि मैं। आद्विक प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर प्लीज़ ये मत करो। वो रो पड़ी। आद्विक ने उसे रोते देखा तो एकदम उससे दूर हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए तो उसका स्पर्श पाकर आकृति डर से चीख उठी। उसे ऐसे घबराते देखकर आद्विक को बहुत बुरा लगा। वो बिना कुछ बोले जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो आकृति ने अपनी आंखें खोलकर देखी। उसकी नज़र बेड पर लेटे आद्विक पर गई जो उसे ही देख रहा था। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कहकर आद्विक ने करवट बदल ली। आकृति आकर बेड के पास खड़ी हो गई और सोचने लगी कि आखिर वो सोए कहाँ। आद्विक के साथ बिस्तर साझा करने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़कर सोफे पर या ज़मीन पर सोऊंगा तो भूल जाओ, ये कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। इसलिए सो जाओ चुपचाप और बेफिक्र रहो, मैं अपनी साइड ही रहूँगा पूरा टाइम। सो जाओ आराम से। आद्विक ने आंखें बंद किए हुए ही कहा और सीधा होकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद आकृति भी आकर बेड की दूसरी साइड लेट गई। तुम एक इंच भी इधर मत खिसकना, आकृति ने कहा तो आद्विक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसे गुस्से में देखकर आकृति सकपकाकर बिस्तर पर बैठ गई। आद्विक ने नाम में गर्दन हिलाई और अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। कुछ देर बाद आकृति भी लेट गई। पूरे दिन की थकी होने के कारण जल्दी वो नींद के आगोश में समा गई। उसके सोने के बाद आद्विक ने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी तरफ चेहरा करके लेट गया और उसे निहारने लगा। गहराती रात के साथ साथ आद्विक की आंखें भी नींद से बोझिल होने लगी और वो भी सपनों की दुनिया में खो गया। सुबह जब आद्विक की आंख खुली तो उसके होंठों पर बहुत गहरी मुस्कान चिपक गई। आकृति ने नींद में अपनी जगह से खिसक कर आद्विक के सीने पर सिर रख लिया था और आद्विक ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। रात मुझे बोल रही थी अपनी जगह से एक इंच भी मत हिलना। अभी देखो खुद सारी अपनी जगह से खिसक कर मेरी जगह में आ गई। वैसे जो भी हो, इससे खूबसूरत सुबह कोई हो ही नहीं सकती। आद्विक मन ही मन बड़बड़ाया और आकृति के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया और उसके मासूम से चेहरे को निहारने लगा। कितनी शांत और मासूम लग रही थी वो, बिना किसी छल कपट के एकदम निश्चल मासूम बच्ची। आकृति की गर्म सांसें आद्विक के सीने पर पड़ रही थी जो उसे मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। आद्विक ने खुद पर संयम रखा और आरती को अपने सीने से हटाकर बेड पर ठीक से सुला दिया और हल्के से उसका माथा चूमकर धीरे से बोला, थैंक यू मेरी सुबह इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। काश हर सुबह आज के जैसी ही हो। आद्विक ने प्यार से उसके बाल उसके कान के पीछे समेटे और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो देखा कि आकृति अभी भी सो रही है। आद्विक उसे देखकर मुस्कुराया और रेडी होकर बाहर आ गया। अरे आ गया बेटा तू, शमिता जी ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए कहा। क्या बात है, आज चप्पल की जगह प्यार कैसे बरस रहा है?
आदिक शैतानी से बोला तो शमिता जी उसे घूरने लगी। इज्जत तो हजम होती ही नहीं है ना तुझे। मुझे बस आपके हाथों का खाना हजम होता है। अब जल्दी से नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। आदिक प्लेट से पराठा उठाते हुए बोला। ओए वापस रख उसे। शमिता जी ने उसके हाथ तल मारा। पर क्यों, मुझे बहुत भूख लगी है। आद्विक ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। बहू के बिना ही खाएगा, वो आने वाली होगी, उसके साथ ही खाना। माँ वो अभी सो रही है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। आप जल्दी नाश्ता दो। आद्विक ने कहा और वापस से पराठा उठा लिया। अच्छा हाँ, थकान हो गई होगी ना, कोई ना, उसे सोने दे, तू नाश्ता करके जा। शमिता जी उसके प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। नाश्ता करने के बाद आदिक ऑफिस के लिए निकलने लगा। गेट पर जाकर वो वापस पलटा। माँ वो, हाँ हाँ, तेरी बीवी को नहीं उठा रही। टाइम से खाना भी खिला दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। खुश अब। शमिता जी ने उसकी बात पूरी कर दी। आपको पता है आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। आद्विक ने वापस आकर उनके गाल चूम लिए। काश मैं भी ये कह पाती। शमिता जी ने कहा तो आद्विक का मुंह बन गया। चल आद्विक बेटा, अपने ही घर में तेरी कोई इज्जत नहीं है। निकल यहाँ से, इससे पहले और ज़्यादा वाट लगे। दफ़ा हो यहाँ से। आद्विक बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलने लगा। अरे रुक, अब क्या। आदित्य चिढ़ गया था। आज ऑफिस मत जा। आकृति को पग फेरे के लिए उसके मायके लेकर जाना है। साथ ही उसकी ज़रूरत का सामान भी लेना होगा उसे। माँ मुझे याद है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आकृति की आंख खुली। खुद को अनजान जगह पाकर वो कुछ पल को हैरान रह गई। पर फिर उसे याद आया कि अब यही उसका घर है, तो वो उदास हो गई। फिर उसकी नज़र घड़ी पर गई तो वो एकदम से उछल गई। हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। और ये आदमी कहाँ चला गया। वो मुझे सार्थक के पास ले जाने वाला था, पर उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। वो बेड से उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और शमिता जी अंदर चली आई। गुड मॉर्निंग बेटा। शमिता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो आकृति की आंखें भर आई। उसे शमिता जी से हमेशा से एक लगाव रहा है, क्योंकि एक वही तो है जो उसे माँ की तरह स्नेह करती थी। वरना तो सबके लिए वो बस एक बोझ ही थी। आकृति और आद्विक कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे, बल्कि काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। आद्विक कई बार अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आया था, जिस वजह से आकृति जल्दी ही उनसे घुल मिल गई थी। वो जब यहाँ आती तब वो घंटों शमिता जी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें किया करती। शमिता जी को भी उसमें बैठी ही दिखाई देती थी। फिर जब आद्विक आकृति से शादी करके अपने घर आया तब शमिता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा नहाकर नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आँख ही नहीं खुली। वो सच में काफ़ी शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। और वैसे भी कल इतनी भाग दौड़ की थी कि थक गई होगी। आराम भी तो ज़रूरी है। शमिता जी ने प्यार से कहा तो आकृति का मन भराया कि कहाँ उसके अपने घर में उसे दो पल के लिए आराम नहीं करने दिया जाता था, और यहाँ उससे इतने प्यार से पेश आ रहे हैं। अब फिर से क्या सोचने लगी। उसे सोच में गुम देखकर शमिता जी ने पूछा। नहीं कुछ नहीं माँ। माँ वो आदमी कहकर वो शांत हो गई। बेटा वो ऑफिस गया है, कोई ज़रूरी मीटिंग थी, आ जाएगा थोड़ी देर में। तब तक तुम तैयार हो जाओ। शमिता जी ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और बाथरूम में चली गई। शमिता जी भी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद उसे याद आया कि वो पहनेगी क्या। कपड़े तो हैं ही नहीं उसके पास। फिर कुछ सोचकर वो बाथरूम से निकली और आदमी की कबर्ड खोलकर उसमें से एक टी शर्ट निकाली और तेजी से बाथरूम में घुस गई। आकृति वो, आगे के शब्द आदमी के मुंह में ही रह गए जब उसकी नज़र उसकी टी शर्ट पहने खड़ी आकृति पर गई। वो उसके घुटनों से ऊपर तक थी। उसे ढीली ढाली सी ब्लैक टी शर्ट में वो लड़की कहर ढा रही थी। आद्विक ने उसे देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उधर उसे देखकर आकृति ने घबराकर खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम ऑफिस गए थे ना, वापस कब आए। ऑफिस ही गया था, पर रास्ते में पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो वापस आ गया। आद्विक ने दूसरी ओर पलट कर कहा। तो तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे। आकृति ने गुस्से से कहा। मुझे क्या पता तुम ऐसे घूम रही हो। आद्विक भी चिढ़ गया था। ऐसे से क्या मतलब है तुम्हारा। मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए ये पहन लिया। मुझे क्या पता था तुम नरपिशाच की तरह ऐसे घुसे चले आओगे।
बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हो अब तुम, आद्विक ने हल्के गुस्से में कहा। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने, ऐसे कौन आता है अचानक से। आकृति भी हार मानने वालों में से नहीं थी। तुम छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार, हर बात में बस बहस करनी होती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बहस करती हूँ। आकृति को गुस्सा आ गया था। मेरा मतलब ये नहीं है, बल्कि तुम सच में लड़ाका ही हो, समझी। आदित्य भी पूरे मूड में था उसे परेशान करने के। तुम्हारा खून कर दूंगी मैं, आकृति दांत पीसते हुए बोली। शादी के अगले दिन ही विधवा होने का प्लान है क्या, आद्विक ने हंसते हुए कहा। लेकिन इसकी उस बात से आकृति के चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम शांत पड़ गई। आद्विक ने कोई आवाज़ नहीं सुनी तो हल्का सा घूमकर देखा तो आकृति उदास सी किसी सोच में डूबी हुई थी। तब उसे ध्यान आया कि उसने क्या बोला है। कुछ देर बाद उसने अपना सिर झटका और आकृति से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, थोड़ी देर बाद बाहर चलेंगे। उसने बस इतना ही कहा। आद्विक ने कुछ देर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए अपने कबर्ड की ओर बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक पैकेट निकालकर आकृति की ओर बढ़ा दिया। आकृति ने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसने पैकेट लेने का इशारा किया। आकृति ने वो पैकेट पकड़ा। आद्विक उसे जल्दी तैयार होने को बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। आकृति पर्दे से बाहर आई और जल्दी से अंदर से गेट बंद कर लिया। उसने वो पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक लाल और सफ़ेद रंग का प्यारा सा सूट था। आकृति वो सूट पहनकर तैयार ही हुई थी कि आद्विक ने दरवाज़ा खटखटाया। आकृति, तुम तैयार हुई कि नहीं, बस आ रही हूँ, कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। चलें। दोनों निकलने लगे कि आद्विक की नज़र उसकी सूनी मांग पर गई। उसकी नज़र फिसलते हुए उसके गले पर पहुंची तो आद्विक का मन खिन्न हो गया। उसने आकृति का हाथ पकड़ा और वापस अंदर ले आया। क्या कर रहे हो। बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए जब आद्विक ने ड्रेसिंग से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर दिया। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसके कुछ कहने से पहले ही उसने मंगलसूत्र भी उसके गले में बांध दिया। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ को पड़ता है और माँ को इस बात का बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, समझी। आद्विक ने बिना उसकी ओर देखे कहा तो वो बस हम कर पाई। आद्विक भी आगे बिना कुछ बोले नीचे आ गया। चलती हूँ माँ, आकृति ने झुककर उनके पैर छू लिए। चलती हूँ नहीं, जल्दी आती हूँ बोलो। अब तो हमेशा यहीं रहना है तुम्हें। जल्दी आना, इंतज़ार करूँगी मैं। शमिता जी ने प्यार से उसके गाल छूकर कहा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल गए। आद्विक ने गाड़ी एक छोटे से घर के सामने जाकर रोकी और दोनों घर के अंदर आ गए। दरवाज़ा खोलते ही एक 12-13 साल का बच्चा आकर आकृति से चिपक गया। दी दी, आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। सार्थक उससे चिपकते हुए बोला। उसे देखकर आकृति रो पड़ी थी। पिछला पूरा दिन उसने कैसे बिताया था वो सिर्फ वही जानती थी। आखिर एक वही तो था उसके जीने का सहारा। उसे कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। आकृति ने उसे कस के अपने सीने से लगा लिया और ना जाने कितनी बार उसके चेहरे को चूम लिया था। दी, आप रो क्यों रहे हो। अपनी बहन को रोता देखकर वो बच्चा भी परेशान हो गया था। अब मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, वरना तुम्हारी दी जी नहीं पाएगी। आकृति ने वापस से उसे गले लगा लिया था। पर दी, मैं तो यहीं था, आप ही अपनी मीटिंग के लिए गए थे ना। अक्की भैया ने बताया था मुझे और आपने ही उन्हें बोला था कि वो मेरा ख्याल रखें। सार्थक ने आद्विक की ओर इशारा किया तो आकृति उसे देखने लगी। चैम्प, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, आद्विक ने कहा तो सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी आओ, बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कहकर आद्विक सार्थक को लेकर वहाँ से बाहर की ओर चला गया। बाहर आकर आद्विक ने सार्थक को बहुत सारी चॉकलेट दी, जिन्हें पाकर सार्थक बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर बाद आकृति बाहर आई। सार्थक को आद्विक के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर उसे बहुत सुकून मिला। आद्विक ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और दोनों को लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी आकृति के पापा के घर के बाहर रुकी। हम यहाँ क्यों आए हैं, आकृति को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आद्विक इस तरह से उसे यहाँ लेकर आ जाएगा। तुम्हारे पग फेरों की रस्म के लिए, आद्विक ने उसे नीचे उतरने का इशारा किया, लेकिन उसने उतरने से मना कर दिया। वो कैसे जा सकती थी इस घर में, अपने पापा को क्या जवाब देगी और वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखकर कि उनकी बेटी ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। और जब वो इस बारे में सवाल करेंगे तो क्या जवाब देगी। नहीं, वो घर नहीं जा सकती, वो नहीं जाएगी। आद्विक, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वो घबराई सी बोली। क्यों। क्योंकि बोला ना, मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना।
तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, एक बार में वो चीख पड़ी थी। आद्विक ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, हो गया ड्रामा, अब ये ड्रामा बंद करो और जल्दी उतरो गाड़ी से। पर आद्विक, उसने इतना ही कहा था कि आद्विक उसे घूरने लगा। उसे गुस्से में देखकर आकृति झट से गाड़ी से उतर गई। आद्विक आकृति और सार्थक के साथ आकृति के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने आकृति का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वहीं आकृति डर से बुरी तरह कांप रही थी। आद्विक ने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। आकृति को देखते ही उसका मुंह बन गया था। उनकी नज़र आकृति के हाथ पर गई जो आद्विक ने मजबूती से थामा हुआ था। उनके तन बदन में आग लग गई। आकृति अभी भी डर की वजह से कांप रही थी। आद्विक ने उसे देखा और उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो हमेशा उसके साथ है। और जब उस औरत ने नजर आकृति के गले में पड़े हुए मंगलसूत्र से होते हुए माथे पर सजे सिंदूर पर गई तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। अरे सुनते हो, ये देखो तुम्हारी लाडली ने क्या गुल खिलाए हैं। कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इस लड़की ने। सुनंदा गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी थी। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अमरजी कमरे से बाहर आते हुए बोले, ये देखो अपनी लाडली की करतूत, बिना बताए बिहार अच्छा कर आई है ये लड़की। जीते जी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें इसने। वो तो आप वैसे भी काबिल नहीं हो सासू माँ। आद्विक ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा तो सुनंदा उसे गुस्से से घूरने लगी। अमरजी ने आकृति को देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अमरजी उसे गुस्से से घूरते हुए बोले, ये सब क्या है आकृति? उन्हें गुस्से में देखकर आकृति अंदर तक कांप गई। अमरजी ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया तो आकृति ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। सोचिएगा भी नहीं ससुर जी, अब वो आपकी बेटी आकृति मलिक नहीं है, मेरी पत्नी आर्तिक आद्विक सिंह शेखावत है। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोलकर देखा। आद्विक ने अमरजी की कलाई पकड़ी हुई थी और वो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। इस बदतमीज लड़के के लिए तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज से तू मर गई मेरे लिए। अमरजी गुस्से में बोले, मर तो ये दोनों आपके लिए उसी दिन गए थे जब आपने इन्हें इस औरत के हाथ में सौंपा था। आज आपने उसका श्राद्ध भी कर दिया मिस्टर मलिक। आदमी भी बेहद गुस्से में था। उसके गुस्से को देखकर एक बार को अमरजी भी डर गए थे। इसको एक बार आपसे मिलाने लाया था और शायद ये गलती कर दी मैंने। आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। चलो आकृति। आद्विक ने एक हाथ से उसका हाथ थामा और दूसरे से सार्थक का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाने लगा, लेकिन आकृति अपनी जगह से नहीं ली। पापा, पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपकी बेटी हूँ ना। पापा प्लीज़ एक बार। आकृति अमरजी के पैरों में गिर गई थी, लेकिन अमरजी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। लेकर जाओ इस कलंक को मेरे सामने से और मेरे बेटे को यहीं छोड़ो। अमरजी ने सार्थक का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आपका बेटा? कौन सा बेटा? पिछले 2 दिन से वो कहाँ है, किस हाल में है? आपने एक बार भी कोशिश की जानने की? तो अब उसे अपने पास रखने का हक भी खो चुके हैं आप। आद्विक ने सार्थक को गाड़ी में बैठने को कहा। सार्थक गाकर गाड़ी में बैठ गया। आद्विक ने एक नज़र आकृति को देखा जो अपने पिता की बात सुनकर बदहवास से ज़मीन पर पड़ी थी। उसने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और गाड़ी की ओर लेकर बढ़ गया। सुनंदा और अमरजी बस उन्हें जाते देखते रह गए। वहीं आद्विक की गाड़ी को देखकर सुनंदा के मन में कुछ विचार चलने लगे। वो अमरजी को लेकर अंदर चली गई। आद्विक आकृति और सार्थक को लेकर अपने घर आ गया। उन्हें इतनी जल्दी आया देखकर शमिता जी हैरान रह गई। वो कुछ सवाल करती और आकृति की हालत देखकर वो घबरा गई। वो दौड़कर आद्विक के पास आई। क्या हुआ इसे? तुम लोग तो इसके पापा के घर गए थे ना, फिर ये सब? शमिता जी घबरा कर बोली। बाद में बताता हूँ माँ, अभी उसे आराम करने दो, आद्विक ने कहा। तो शमिता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आद्विक ने आकृति की ओर पानी का गिलास बढ़ाया, पर वो जस की तस बैठी रही। उसके कानों में अमर जी के कहे शब्द अब तक गूंज रहे थे। आद्विक ने शमिता जी की ओर देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर उसे शांत होने को कहा। शमिता जी उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी तो आकृति की तंद्रा टूटी। उसने भरी आंखों से उन्हें देखा। शमिता जी ने अपनी गोद की ओर इशारा किया। आकृति ने उनकी गोद में सिर रख लिया। उनका ममताई स्पर्श पाकर आकृति जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। उसके सो जाने के बाद शमिता जी बाहर आई
और आद्विक से इस बारे में पूछा तो आद्विक ने उन्हें सब बताया जो वहाँ हुआ था। ये तो होना ही था बेटा, एक माँ बाप के लिए ये बेहद असहनीय होता है कि उनकी बेटी उन्हें बिना बताए किसी से शादी कर ले, वो भी उससे जिसे वो जानते तक नहीं। तो बुरा तो लगता ही है। तुम दोनों को शादी से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, वो मान जाते थोड़ी सी मेहनत के बाद। शमिता जी ने एक बेटी के माँ बाप का पक्ष रखा था। वो नहीं मानते माँ, उन्हें उसकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद आकृति और सार्थक उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसके गुस्से को देखते हुए शमिता जी ने चुप रहना ही सही समझा। शाम तक आकृति काफ़ी बेहतर हो गई थी, तो शमिता जी ने आद्विक से आकृति को बाहर ले जाने को कहा। आद्विक ने भी हामी भर दी। आद्विक कमरे में आया तो देखा सार्थक और आकृति बातें कर रहे हैं। उसे देखकर आकृति ने चेहरा फेर लिया, जो आद्विक के दिल को छलनी कर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। है चैम्प, चलो बाहर घूमने चलते हैं, आद्विक सार्थक के पास बैठते हुए बोला। ओके जीजू, सार्थक ने कहा तो दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। ये किसने बोला तुम्हें? आद्विक ने पूछा। वो आंटी ने बताया कि आप दी के हस्बैंड हो तो आप मेरे जीजू हुए, इसलिए मैं आज से आपको जीजू ही बुलाऊंगा, सार्थक खुश होते हुए बोला। वहीं आद्विक के लिए खुद का हस्बैंड शब्द सुनकर आकृति के मन में नफरत पनपने लगी। उसने नफरत से आद्विक को देखा और फिर चेहरा घुमा लिया। आद्विक ने उसे ऐसा करते देख लिया था और कुछ कहा नहीं। चलो चैंप, आद्विक ने आकृति की ओर इशारा किया तो सार्थक आकृति से चलने की जिद करने लगा। मन मारकर आकृति को भी हाँ कहना पड़ा। तीनों शमिता जी को बोलकर घूमने निकल गए। आद्विक ने गाड़ी एक शॉपिंग सेंटर के बाहर रोकी और तीनों अंदर आ गए। तुम अपने कपड़े सेलेक्ट कर लो, तब तक मैं चैंप के लिए ले लेता हूँ, आद्विक ने कहा तो आकृति बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। आद्विक कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सार्थक को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। आकृति अपने लिए कपड़े देख रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच दिया। वो घबराकर चीखने को हुई, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबा दी। आंखें खोलो रीति, मैं हूँ। आवाज़ सुनकर आकृति ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो एकदम से उसके सीने से लग गई। प्रतीक, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी, आकृति उसके सीने से लगे रोते हुए बोली। लेकिन प्रतीक के हाथ उसे अपने आगोश में लेने के लिए नहीं उठे। वो ऐसे ही जस के तस खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने धक्का देकर आकृति को खुद से दूर कर दिया। आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा रीति, क्यों? मेरे होते हुए तुमने उस आद्विक से शादी कैसे कर ली? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे? वो सारे वादे कस्में सब कैसे भूल सकती हो तुम, कैसे? वो आकृति को उसके कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए बोला। प्रतीक, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मजबूर किया था मुझे, आकृति रोते हुए बोली। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, हमारे रिश्ते को ठुकरा कर उससे रिश्ता जोड़ लिया? प्रतीक अभी भी बेहद गुस्से में था। उसने सार्थक को किडनैप कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सार्थक को। मैं ये कैसे होने दे सकती थी प्रतीक? एक सार्थक ही तो है मेरे जीने का सहारा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं बेवफा भी नहीं हूँ। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही करती रहूँगी। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। कहते कहते वो रो पड़ी। उसे रोते देखकर प्रतीक भी कुछ नर्म पड़ गया। मैं जानता हूँ रीति कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूँ रीति, मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो, जैसे किसी ने यहाँ खंजर खोप दिया हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना रीति। प्रतीक की आंखों में भी नमी उतर आई थी। उसकी बात सुनकर आकृति उसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी प्रतीक, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्रतीक ने पूछा। खुद से भी ज़्यादा आकृति ने उसके सीने से सिर निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, सब ठीक हो जाएगा, प्रतीक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा।
तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जाओ, बहुत देर हो गई है। आद्विक को तुम वहां नहीं मिली तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तू यहाँ ज़रूर आएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं था। आद्विक ने वहां आते हुए कहा तो उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। आद्विक ने आकृति का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींचा तो वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। आद्विक उसे कंधे से पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, अब तुम्हारी जगह वहां नहीं यहाँ है, और ये बात मुझे दोबारा ना बतानी पड़े, ओके। आकृति ने उसके गुस्से से डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं प्रतीक आद्विक को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, लेकिन आद्विक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके होंठों पर तो अभी भी एक व्यंग वाली मुस्कान चिपकी हुई थी, जो प्रतीक के गुस्से को हवा दे रही थी। ये तूने सही नहीं किया आद्विक, प्रतीक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार ब्रो। और लव तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन वार तो है ना। और वैसे भी तुम्हें चैलेंज किया था मैंने कि आकृति को अपना बना कर रहूँगा किसी भी कीमत पर, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सी, वो अब मेरी है हमेशा हमेशा के लिए। उसके माथे पर सजा मेरे नाम का सिंदूर, उसके गले में पड़ा मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र, उसके हाथों का चूड़ा, सब कुछ गवाह है कि वो अब मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए आद्विक ने आकृति को खुद से सटा लिया था। उसकी बातें सुनकर आकृति को उससे और ज़्यादा नफरत होने लगी थी। सिर्फ उसे पाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। कितना मानती थी वो उसे, अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था उसे, और उसने उसके साथ इतना गलत किया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आद्विक, प्रतीक गुस्से में उबल पड़ा था। फिलहाल तो तू मेरा रास्ता छोड़, मुझे अपनी बीवी को शॉपिंग करानी है। कहते हुए आद्विक ने प्रतीक को साइड किया और आगे बढ़ गया। और हाँ, आगे से मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैरों का साइज छोटा करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और तू जानता है, आद्विक सिंह शेखावत सिर्फ कहता नहीं कर देता है। कहकर वो प्रतीक को घूरते हुए वहां से निकल गया, और प्रतीक गुस्से में दांत पीसता रह गया। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? आद्विक ने आकृति से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आद्विक ने एक गहरी सांस ली और वहां से गर्ल्स पोर्शन में चला गया। करीब आधा घंटे बाद उसके हाथ में 8-9 शॉपिंग बैग्स थे। उसने वो सब जाकर काउंटर पर रख दिया और वहां से दूसरी ओर चला गया। सार्थक भी अपनी शॉपिंग कर चुका था। उसने उसके बैग्स भी काउंटर पर पहुंचा दिए। उसने शमिता जी के लिए भी कुछ कपड़े लिए और उनका पेमेंट करके आकृति और सार्थक को लेकर बाहर गया। रात हो चुकी थी, सबको भूख भी लगी थी। आद्विक ने एक होटल से खाना और सार्थक की फरमाइश पर आइसक्रीम पैक कराया और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर सबने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद सार्थक ने सबको हॉल में ही रोक लिया और अपनी शॉपिंग दिखाने लगा। आद्विक को कुछ काम था तो वो उठकर अपने कमरे में चला गया। वो खुश होकर हर चीज़ के बारे में बता रहा था। आकृति ने महसूस किया कि वो शायद ही इतना खुश कभी हुआ होगा। उसकी पार्ट टाइम जॉब से सार्थक की स्कूल की फीस और उनकी ज़रूरतें ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। ऐसा नहीं था उसके पापा उनके खर्च के पैसे नहीं देते थे, पर वो पैसे हमेशा उसकी सौतेली माँ के हाथ में होते थे और वो सब कुछ अपने पास रख लेती थी। कभी भी अपने मन का कुछ करने की इजाज़त ही कहाँ थी उन्हें। आज इतना सब कुछ अपनी पसंद का पाकर सार्थक बहुत खुश था और आकृति उसकी खुशी में खुश थी। काफ़ी रात होने पर आकृति कमरे में आई तो देखा आद्विक पहले से ही सो चुका था। उसे सोता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और आकर अपनी साइड लेट गई। उसके सो जाने के बाद आद्विक ने आंखें खोली और निहारने लगा। एक यही तो वक्त होता था उसके पास जब वो उस लड़की को अपने इतने करीब देख सकता था, बिना किसी रोक टोक के। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, जहाँ सार्थक आद्विक और शमिता जी के साथ सहज हो गया था। वहीं आकृति अभी भी आद्विक से ठीक से बात नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही थी। इतने समय बाद भी आकृति उसे समझ नहीं पाई। आद्विक कभी तो उसके साथ प्यार से पेश आता कि उस पर गुस्सा करने के बाद आकृति को बुरा लगता, और कभी ऐसे हरकत कर देता कि उसका मन खिन्न हो जाता। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इस चीज़ में एक बात अच्छी हुई थी कि आकृति को आद्विक की आदत लग चुकी थी। फिर चाहे वो रात को बिस्तर पर अपनी जगह से खिसक कर आद्विक के सीने पर सिर रखकर सोना हो, या फिर उसके सिंदूर लगाना भूल जाने पर रोज अपने हाथों से उसकी मांग भरना हो,
या फिर शमिता जी की खुशी के लिए रोज रात को देर तक जागकर आद्विक का इंतजार करना हो। उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, या कहें कि उसे अब ये सब बुरा नहीं लगता था या शायद अच्छा लगने लगा था। इसी बीच शमिता जी ने आद्विक आकृति की शादी की एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी थी। शहर का हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन, नेता, मीडिया उस पार्टी में शामिल था। होता भी क्यों ना, शहर के टॉप होटल का मालिक था वो। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया था उसने। उस दिन के बाद प्रतीक ने आकृति से कई बार मिलने की कोशिश की, पर आद्विक के रहते ये मुमकिन नहीं हो पाया। एक दिन सुबह सुबह आद्विक ऑफिस चला गया था और आकृति अपने कमरे को सही कर रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आई। वो अपना काम छोड़कर नीचे आई तो देखा उसकी सौतेली माँ अपने दोनों बच्चों के साथ वहां थी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? आकृति काफी हैरान थी उनके यहाँ आने से। अरे मेरी बच्ची, ससुराल आकर तू तो अपनी माँ को भूल ही गई। तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आई। सुनंदा ने आकृति को कस के गले लगा लिया था। क्या कर रही हैं आप? दम घुट रहा है मेरा। आकृति उनसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली। तुम्हें पता है जब से तुम आई हो संस्कार ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। अपनी बातों में हद से ज्यादा चाशनी घोलते हुए बोली। दिख रहा है, आकृति उनके पीछे झांकते हुए कहा। जहां एक 10-11 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल से फल उठाकर खा रहा था, सुनंदा पीछे घूमकर संस्कार को गुस्से से घूरने लगी। कौन है बेटा? शमिता जी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे समधन जी, मैं हूं, आपकी इकलौती समधन। सुनंदा उनके गले लगते हुए बोली। जी, खुशी हुई आपसे मिलकर, उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। असल में तो खीज हो रही थी उन्हें उनसे इस तरह चिपकने से। दी, आद्विक जी कहाँ हैं? आकृति की सौतीली बहन काम्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। जीजू, जीजू हैं वो तुम्हारे, तो जरा अदब से बात करो समझी। आकृति ने दो टूक कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। जिस लड़की की उनके सामने जबान तक नहीं खुलती थी, वो शादी के महीने भर बाद ही ऐसे सामने से जवाब दे रही थी। सुनंदा ने काम्या को इशारा किया तो उसने मुस्कुराकर कहा। ओह सॉरी दी, जीजू कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं, आकृति ने कहा। कब तक आएंगे? काम्या तुरंत बोली। तुम्हारे जाने के बाद, आकृति ने जवाब दिया तो दोनों माँ बेटी खिसिया गई और शमिता जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। आइए बहन जी बैठिए ना। शमिता जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो दोनों लपक कर नर्म मुलायम सोफे पर पसर गई। शमिता जी ने आकृति को इशारा किया तो वो किचन में चली गई। कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? शमिता जी ने औपचारिकतावश पूछा। कुछ नहीं समधन जी, बस आप सबसे मिलने का मन था तो आ गए। सुनंदा ने खीसे निपोड़ते हुए कहा। जी बहुत अच्छा किया। सुनंदा और उसकी बेटी पूरे घर को देख रही थी। हर चीज़ इम्पोर्टेड थी, सब सामान देखने से ही काफ़ी महंगा लग रहा था। और उस महंगे सामान को देखकर दोनों माँ बेटी की लार टपक रही थी। कुछ देर बाद आकृति नौकर के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई। तीनों माँ बेटी बेटे ने जमकर सब ठूसा। अब आपको जाना चाहिए, पापा घर आ गए होंगे, आकृति ने कहा तो तीनों मन मारकर जाने के लिए तैयार हो गए। शमिता जी ने उन्हें भेंट देने लगी तो आकृति ने यह कहकर मना कर दिया कि वो लोग बेटी के घर से कुछ नहीं लेकर जाते। ऐसी परंपरा है उनके परिवार में। मजबूरी में उन्हें आकृति की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और मन मसोस कर वहां से जाना पड़ा। रात को आद्विक घर आया तो देखा आकृति डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए सो रही थी। शायद उसका इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। उसे देखकर आद्विक के होंठों पर मुस्कान फैल गई। वो बिना आवाज किए अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। फिर चुपचाप किचन में जाकर खाना गर्म करके बाहर ले आया। आकृति उठो, उसने उसे कंधे से पकड़कर हल्का सा हिलाया तो आकृति ने आंखें खोलकर उसे देखा। सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसे सो गई। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, आकृति उठते हुए बोली। आद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और वापस बैठाकर बोला। यहाँ बैठो चुपचाप, मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों तलाशती रहती हो तुम? डर लगता है मुझसे? नहीं नहीं, तो मैं क्यों डरने लगी तुमसे? आकृति अपने चेहरे पर उभरी घबराहट को छिपाते हुए बोली। तो फिर भागती क्यों रहती हो तुम मुझसे? आद्विक ने फिर पूछा। वो मैं, हाँ मैं खाना लेने जा रही थी। आकृति बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। आद्विक का इस तरह प्यार से बात करना उसके मन में डर पैदा कर रहा था।
खाना ले आया हूँ मैं, ये देखो। आद्विक ने प्लेट की ओर इशारा किया तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। तुमने खाया? हूँ। ये लो, मेरे हाथ से भी खाओ, आद्विक ने प्यार से कहा तो वो मना नहीं कर पाई। उसने उसके हाथ से एक निवाला खा लिया। तो क्या किया आज पूरा दिन? आद्विक ने पूछा तो उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने उससे उसके बारे में पूछा था, वरना तो किसी को उससे कभी कोई मतलब नहीं था। आज तक शायद प्रतीक ने भी कभी आराम से बैठकर ये नहीं पूछा था कि उसका दिन कैसा गया। वो ठीक है ना, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। वो बस आता और अपनी सुनाकर चला जाता। उसका जब मन होता था तब वो उसके साथ टाइम बिताता, वरना तो पूरा पूरा दिन कॉल भी नहीं करता था। पापा की बीवी आई थी अपने बच्चों के साथ। आकृति के लहजे में कड़वाहट पसर रही थी। वैसे एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, आद्विक ने कहा तो आकृति उत्सुकता से उसे देखने लगी। देखो, तुम चाहे कितनी भी बदतमीज हो, कितनी भी लड़ाका हो, पर एक बात तो है, खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, कसम से। आकृति, जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, ये सब सुनकर उसने गुस्से में एक घूंसा आद्विक के कंधे पर जमा दिया। जालिम बीवी। आद्विक अपना कंधा सहलाते हुए बोला। तुम ना दुष्ट हो बहुत ज़्यादा। आकृति चिढ़ते हुए बोली। अच्छा, सॉरी सॉरी, बट सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। आद्विक ने कहा तो आकृति खुश हो गई। अरे, खाने से याद आया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था मेरे पास। क्या? आकृति जल्दी से बोली। कमरे में चलो, बताता हूँ, आद्विक ने कहा तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो आद्विक को घूरने लगी। अरे पागल औरत, कमरे में रखा हुआ तुम्हारा सरप्राइज, क्या हर टाइम दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है? आद्विक ने कहा तो आकृति ने झेंप कर अपना चेहरा घुमा लिया। मैं बर्तन रख कर आती हूँ, कहकर वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। आद्विक भी हंसते हुए कमरे में आ गया। तुम्हारी चाय, आकृति ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आद्विक को आदत थी सोने से पहले चाय पीने की, और उसके साथ रहते रहते आकृति को भी ये आदत लग गई थी। आद्विक ने कप उठाते हुए एक एनवोलेप उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति ने वो एनवोलेप खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो खुशी से आद्विक के गले लग गई। उसके अचानक से गले लगने से आद्विक शौक रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान उतर आई। उसने आकृति को अपनी बाहों में कसने के लिए हाथ उठाए, पर फिर कुछ सोचकर वापस नीचे कर लिए और शांत खड़ा रहकर उसके एहसास को अपने भीतर समाने लगा। थोड़ी देर बाद आकृति को एहसास हुआ कि वो आद्विक के गले लगी हुई है, तो वो झेंपते हुए उससे दूर हट गई। सॉरी, वो अचानक से वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हक है तुम्हारा, आद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा तो आकृति उसे देखती रह गई। ये बताओ, पसंद आया सरप्राइज? आद्विक उसकी झेप मिटाते हुए बोला। बहुत 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 ज़्यादा। तुम्हें पता है, मेरा कब से सपना था कि मैं एक फेमस शेफ बनूं। थैंक यू सो मच, यू नो यू आर द बेस्ट। आकृति ने उस फॉर्म को देखते हुए कहा। या आई नो, आद्विक हंसकर बोला तो आकृति भी हंस पड़ी। पर तुम्हें कैसे पता इस बारे में? इस बारे में तो मैंने बस कहते कहते वो शांत हो गई। एक बार तुमने ही तो बताया था, आद्विक मुस्कुराते हुए बोला। मैंने कब? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। तुम्हें वो भी याद था? आकृति काफ़ी हैरान थी। तुम्हारी कही कोई बात कभी भूला हूँ क्या मैं, जो ये भूल जाता? आद्विक ने कहा तो आकृति सोच में पड़ गई। उसकी सालों पहले मजाक में कही गई बात भी उसे आज तक याद थी, यहाँ तक कि वो उसके सपने को पूरा भी करना चाहता था। उसने एक बार प्रतीक से इस बारे में जिक्र किया था और उसने ये कहकर टाल दिया था कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है कमाने के लिए, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि आकृति बाहर जाकर काम करे। आकृति ना चाहते हुए भी आद्विक और प्रतीक को कंपेयर करने लगी थी, जिसमें हर कसौटी पर आद्विक ही खरा उतर रहा था। आद्विक हर चीज़ में प्रतीक से बेहतर था, पर उसने गलत किया है उसके साथ, उसे उसके प्यार से दूर करके। आकृति के अंतर्मन से आवाज़ आई। उसका मन कड़वा हो गया। तुम फिर कहाँ खो गई, क्या सोचने लगी? आत्विक ने उसे पुकारा तो वो वर्तमान में लौटी। नहीं, कुछ नहीं, मेरे बारे में सोच रही थी ना। मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास।
आद्विक ने शरारत से कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। हाय, कितने प्यार से देखती हो तुम, इंसान को हार्ट अटैक आ जाए खुशी से। पर मुझ पर रहम करो, मेरे मासूम से दिल पर तरस खाओ। अभी इसको अटैक की कोई ज़रूरत नहीं है, आद्विक नौटंकी करते हुए बोला। तो आकृति को हंसी आ गई। सच में दुष्ट हो तुम, वो भी बड़े वाले। आकृति हंसते हुए बोली, अब जो भी हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। अब इस दुष्ट को पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा तुम्हें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आद्विक शरगोशी से बोला तो आकृति उसके कंधे पर मारकर बोली, सो जाओ चुपचाप, आए बड़े दुष्ट कहीं के। आद्विक को 5 मिनट नहीं लगे थे उसका मूड ठीक करने में। हर बार ऐसा ही होता, जब भी आकृति उदास होती आद्विक ऐसे ही ऊटपटांग बातें करके उसका मूड ठीक कर देता। अच्छा बताओ, कल आ रही हो ना टेस्ट देने? आद्विक ने हंसते हुए कहा। आकृति ने उसे देखा तो वह बोला, अरे देखो, बेशक तुम मेरी बीवी हो, पर मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। तो किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए टेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो कल रेडी रहना, ओके? आद्विक ने कहा तो आकृति हल्का सा मुस्कुरा दी और उसे गुड नाइट बोलकर लेट गई। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में समा गए। अगले दिन आद्विक आकृति को लेकर अपने होटल चला गया। वो काफ़ी खुश थी आज। आखिर उसका बचपन का सपना पूरा होने से सिर्फ एक कदम दूर थी वो। आद्विक ने उसका हाथ थामा और अंदर आ गया, जहाँ कुकिंग कंपटीशन चल रहा था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी एक एंड मोमेंट एंट्री होने वाली है और वो कंटेस्टेंट हैं मिसेज आकृति आद्विक सिंह शेखावत। आद्विक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि सब जानते थे कि आद्विक की शादी आकृति से हुई है, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ उसके आकृति आद्विक सिंह शेखावत बुलाने पर। आद्विक ने आकृति का नाम पुकारा तो आकृति उसके पीछे से निकलकर सामने आई। एक नीले रंग की साड़ी में सिंपल से लुक में कहर ढा रही थी वो। वहाँ मौजूद हर लड़की की नज़र उस पर जमी हुई थी। उन्हें आद्विक से जलन हो रही थी और लड़कियों को भी। उन्हें भी आकृति से जलन हो रही थी। आखिरकार ज़्यादातर सोचकर आई थी कि इस कंपटीशन के बहाने वो आद्विक के करीब आएंगी, पर आकृति ने आकर सबके सपनों पर पानी फेर दिया। सो गाइस, यह है नई कंटेस्टेंट, आद्विक ने आकृति को देखते हुए कहा। पर मिस्टर शेखावत, ऐसे तो बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक कंटेस्टेंट ने कहा। जी नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं इस बार जज पैनल में नहीं हूँ, मेरा कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। तो जजेस को जो बेस्ट लगेगा वही होगा विनर। और कोई क्वेश्चन? आद्विक ने कहा तो सबने नाम में सिर हिला दिया। वहीं आकृति एक बार फिर से सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी है क्या। कभी इतना बुरा कि कोई नफरत करने पर मजबूर हो जाए, तो कभी इतना अच्छा कि कोई चाहकर भी इससे नफरत न कर पाए। आखिर है क्या ये? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान? ऑल द बेस्ट। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने आद्विक को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वहीं पास खड़े फोटोग्राफर ने इस मोमेंट को तस्वीर में कैद कर लिया। आखिर उन्हें भी तो अपने चैनल के लिए कुछ मसाला चाहिए था। आद्विक ने दोबारा उसे ऑल द बेस्ट बोला और आगे जाने को कहा। आकृति उसे थैंक यू बोलकर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। आद्विक ने उसे थम्सअप का इशारा किया तो आकृति मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर में फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। सभी को आधे घंटे का टाइम दिया गया था और हर कोई अपनी पसंद की कोई भी डिश बना सकता था। सब जल्दी जल्दी अपना टास्क पूरा करने में लग गई। ये पूरा कंपटीशन लाइव शो किया जा रहा था। आद्विक ऑडियंस सेक्शन में बैठा मुकाबले का लुत्फ उठा रहा था। साथ ही उसकी नज़रें बराबर आकृति पर बनी हुई थी। बीच बीच में आकृति भी नज़रें उठाकर उसे देख लेती। बदले में आद्विक अपनी मुस्कुराहट उसकी ओर उछाल देता और आकृति झेप कर वापस अपने काम में जुट जाती। उसकी इस हरकत पर आद्विक फिर से खुलकर मुस्कुरा उठता। सब बड़ी तल्लीनता से खाना बनाने में जुटे हुए थे। बीच बीच में जजेस अपनी जगह से उठकर सभी कंटेस्टेंट में जाकर चेक कराते कि वो लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली 10 मिनट लेफ्ट, एंकर ने कहा तो सब और तेजी से अपना हाथ चलाने लगे। कुछ देर बाद आकृति ने प्लेटिंग शुरू की और जल्दी ख़त्म करके शांत खड़ी हो गई और आद्विक की ओर देखा। आद्विक ने इशारे में पूछा तो उसने पलकें झपकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो आद्विक के होंठों पर हंसी खेल गई
ओके, टाइम अप, एंकर ने कहा तो सबके हाथ रुक गए। ज़्यादातर ने अपना काम ख़त्म कर लिया था। कुछ थे जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो लोग फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए थे। जजेस ने सबको अपनी अपनी डिशेज लाने को कहा। एक एक करके सब अपनी अपनी डिश प्रेजेंट करने लगे। सबसे आखिर में आकृति अपनी डिश को लेकर आई और प्लेट को टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। लुकिंग डिलीशियस। सो मिसिस शेखावत, आपने क्या बनाया है? एक जज ने पूछा। सर, मैंने तो तवा भिंडी रोटी और ब्रेड खीर बनाई है, आकृति ने जवाब दिया। कोई खास वजह ये बनाने की? दूसरे जज ने पूछा। जी, ये खाना अक्सर मेरी माँ बनाया करती थी। मेरी माँ का पसंदीदा खाना था और मैं अपनी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण दिन पर उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी। बस इसलिए मैंने ये बनाया, आकृति ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके जवाब से सभी जज काफ़ी प्रभावित नजर आए। बातें तो काफ़ी अच्छी करती हैं आप, अब देखते हैं खाना भी अच्छा बनाती हैं कि नहीं, एक जज ने कहा। तो आकृति की घबराहट बढ़ गई। उसने आदमी की ओर देखा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। एक जज ने एक और तोड़कर खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, पर किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनके ऐसे एक्सप्रेशन लेस चेहरों को देखकर उसे और ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। ओके, इट्स टाइम फॉर रिजल्ट, एंकर ने कहा तो सबके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जैसा कि आप सभी ने बहुत मेहनत करके एक से बढ़कर एक डिशेज बनाई जो वाकई बेहतरीन थी, मगर अगले राउंड के लिए हमें सिर्फ 6 कंसिस्टेंट चाहिए। तो अगले राउंड में जाने वाले हैं नवीन शर्मा, अरमान मिश्रा, वर्षा सिंह, सना खान, सिद्धार्थ सक्सेना एंड लास्ट कहकर जज शांत हो गए। आकृति और आद्विक दोनों के ही दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। न जाने जजेस क्या फैसला लेने वाले थे। और मिसेस आकृति आद्विक सिंह शेखावत। जज ने जैसे ही आकृति का नाम लिया, आद्विक खुशी से उछल पड़ा। वहीं आकृति एक जगह जड़ हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। वो अगले राउंड में जा चुकी थी, इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस शेखावत, एक जज ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वो जैसे नींद से जागी। उसने जज से हाथ मिलाया और उन्हें थैंक यू बोला। जज सबको अगले राउंड के लिए तैयार रहने के लिए वहां से चले गए। सबके जाने के बाद आद्विक आकृति के पास आया और उसे बधाई दी। धीरे धीरे सभी राउंड पूरे हुए और फर्स्ट राउंड की तरह हर राउंड की विनर आकृति ही थी। रूल्स के मुताबिक आकृति को 2 लाख रुपये और आद्विक के होटल में ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो बहुत खुश थी और उससे भी ज़्यादा खुश था आद्विक। खुश हो? आद्विक ने पूछा। बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच, आकृति मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसके बदले में मुझे कुछ और चाहिए, आद्विक मुस्कुराते हुए बोला। क्या क्या चाहिए तुम्हें? आकृति ने घबराते हुए पूछा। आद्विक ने कुछ पल उसे गहरी नज़र से देखा और फिर बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आद्विक की बात सुनकर आकृति ने उसे देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। अचानक से उसके मन में एक सवाल कौंधा, दोस्त? क्या हम सच में अब दोस्त भी नहीं रहे? हाँ, उसने खुद ही तो दोस्ती ख़त्म की थी। बिल्कुल सही किया था तूने। तुझे तो तेरे प्यार से दूर किया था उसने, उसके लिए यही सज़ा है। उसके दिमाग से आवाज़ आई। पर उसने हमेशा तेरा और तेरे भाई का ख्याल रखा है, कभी तुझ पर अपना कोई फैसला नहीं थोपा। और तो और तेरा सपना तक सच कर रहा है वो। इतना सब करने के बाद क्या वो एक मौका डिजर्व नहीं करता? क्या उसकी कोई गलती इतनी बड़ी है कि उससे उसकी दोस्ती भी वापस नहीं मिल सकती? उसके दिल ने कहा। तू कभी खुश नहीं रह पाएगी इस फैसले के साथ, दिमाग ने अपनी दलील दी। इस इंसान के साथ रहते तू दुखी कब हुई थी? दिल ने फिर से कहा। तू प्रतीक से प्यार करती है, इससे दोस्ती करके तू क्या उसके साथ गलत नहीं कर रही? वो उम्मीद पाले बैठा होगा कि तू वापस उसके पास आएगी, दिमाग ने फिर से कहा। क्या तू अब भी उसके पास वापस जाने की उम्मीद पाले बैठी है? पिछले 1 महीने में कितनी बार तुझे प्रतीक की याद आई? कितनी बार आद्विक को तेरे जहन से निकाल कर प्रतीक ने जगह बनाई है? दिल ने कहा तो आकृति का दिमाग शांत पड़ गया। ठीक ही तो है। इन दिनों में मुश्किल से 1-2 बार प्रतीक उसके जहन में आया था, वो भी तब जब वो अकेली हो। आद्विक के साथ रहते वो चाहकर भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाती थी। अरे तुम बार बार कहाँ खो जाती हो, जवाब दो ना मेरे सवाल का। आद्विक की आवाज़ सुनकर आकृति जैसे नींद से जागी। फ्रेंड्स, आकृति ने आद्विक की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। तो आद्विक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने जल्दी से आकृति का हाथ थाम लिया। तो चलो अपनी दोस्ती की शुरुआत कुछ खाकर करते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे, आदित्य ने मुंह बनाकर कहा। तो आकृति की हंसी छूट गई। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से, आकृति ने कहा तो आद्विक खुश हो गया। चलें, आद्विक ने अपना हाथ आकृति की ओर बढ़ाया तो उसने कुछ सोचकर अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। आद्विक ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों वहां से निकल गए। क्या खाना पसंद करोगे, आकृति ने पूछा। दोनों इस वक्त एक पंजाबी ढाबे पर बैठे हुए थे क्योंकि दोनों को ही किसी महंगे रेस्टोरेंट से ज़्यादा ढाबे का खाना पसंद था। आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाते हैं, आद्विक ने कहा तो आकृति उसे देखती रह गई। एक बार फिर से उसका दिमाग प्रतीक और आद्विक को कंपेयर करने लगा था और इस बार भी हमेशा की तरह आद्विक ही बेहतर था हर तरह से। प्रतीक ने कभी उसकी पसंद को तवज्जो नहीं दी थी। उसे सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए होता था, फिर चाहे वो खाना हो, कहीं घूमने जाना हो, यहाँ तक कि आकृति कब कैसे कपड़े पहनेगी, सब कुछ प्रतीक ही तय करता था। तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? कुछ नहीं, क्या हुआ? आकृति अचानक से नींद से जागी हो। ऑर्डर दो, कब से खड़े हैं ये? आद्विक ने पास खड़े लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। आकृति ने खुद को शांत किया और खाने का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद खाना उनके टेबल पर था। खाना खाने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में आद्विक ने सार्थक के लिए कुछ चॉकलेट और एक फैमिली पैक आइसक्रीम का बॉक्स लिया। घर पहुंचकर आद्विक ने चॉकलेट सार्थक को दी, जिन्हें पाकर सार्थक खुशी से झूम उठा। आद्विक आइसक्रीम शमिता जी को पकड़ाकर रूम में चला गया। मुबारक हो बेटा, आखिर आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, शमिता जी ने उसका माथा चूम कर कहा तो वो भावुक होकर उनके गले लग गई। कुछ देर बाद आद्विक नीचे आया और सब बातें करते हुए आइसक्रीम का लुत्फ उठाने लगे। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह आद्विक होटल के लिए निकल रहा था। आकृति अभी कुछ दिन बाद ज्वाइन करने वाली थी। तभी आद्विक का फ़ोन बजा। है परी, क्या बात है, आज तो बड़े लोगों ने याद किया है। हमारे तो भाग्य खुल गए, आद्विक ने हंसकर कहा। छोटे लोग तो याद करते नहीं, तो सोचा हम ही कर लेते हैं। सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। तू कभी नहीं सुधर सकती ना, आद्विक बोला। कभी नहीं। अच्छा बता, क्यों कॉल किया था? आद्विक ने पूछा। यार कॉलेज में एक गेट टुगेदर रखा है, सब आएंगे, तू भी आना ना आकृति के साथ, परिधि ने कहा तो आद्विक शांत पड़ गया। क्या हुआ? मैं आकृति से पता करके बताता हूँ। मतलब तू जानती है ना, तो शायद वो ना आ पाए, आद्विक ने शांति से कहा। आदि, हूँ, तेरे और आकृति के बीच सब ठीक है ना? मतलब जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों खुश हो ना? और आकृति, उसने सब एक्सेप्ट कर लिया ना? परिधि दोनों के बारे में सब जानती थी, वो आद्विक की बेस्ट फ्रेंड थी। आद्विक कभी उससे कुछ नहीं छिपाता था, इसलिए उसे फिक्र हो रही थी। हाँ सब ठीक है, और नहीं भी होगा तो भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ से तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। उस प्रतीक के पास तो बिल्कुल भी नहीं। उसे वापस भेजने के लिए शादी नहीं की थी उससे। एक ना एक दिन वो उसे भूल भी जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मेरे साथ खुश रहने लगी है, जल्दी मुझे अपना भी लेगी, आद्विक ने बिना किसी भाव के कहा। वो बात करते हुए जैसे ही पलटा तो उसकी नज़र गेट पर खड़ी आकृति पर गई, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। आकृति, अच्छा हुआ तुम आ गई, ये लो परी का फ़ोन है, बात करो उससे। आकृति को देखकर आद्विक ने बात बदल दी। वहीं परी का नाम सुनकर ना जाने क्यों आकृति का मन खिन्न हो गया। उसने भारी मन से फ़ोन पकड़ लिया। हेलो, है आकृति, कैसी हो तुम? परिधि ने प्यार से पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आकृति ने जवाब दिया। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर परिधि ने दोनों को ज़रूर आने का बोलकर कॉल कट कर दिया। आकृति, वो रेडी हो जाऊंगी मैं टाइम से, कहकर वो बाहर निकल गई। आद्विक उसे जाते हुए देखता रह गया। वो जानता था कि आकृति ने उसकी बात सुन ली थी। उसने मिरर में आकृति को आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर वो सब बोला था, क्योंकि वो जानता था कि आकृति वहां जाने के लिए कभी नहीं मानेगी। इसलिए उसने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया था। आद्विक हल्का सा मुस्कुराकर रूम से निकल गया, फिर वापस आकर चिल्लाया। आकृति, मेरी वॉच कहाँ है? आकृति नीचे किचन में खाना बना रही थी। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसे चिढ़ मच गई थी, लेकिन शमिता जी को देखकर वो शांत पड़ गई। मैं आती हूँ माँ, आकृति ने कहा तो शमिता जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया।
आकृति कमरे में आई और बेड पर पड़ी घड़ी, रुमाल, फाइल सब आद्विक के हाथ में पकड़ा दिया और बाहर निकलने लगी। आकृति, आद्विक ने फिर से उसे पुकारा। अब क्या है, उसने पलटकर कहा। ये, आद्विक ने अपने हाथ में पकड़ा बटन दिखाते हुए कहा। उसे देखकर आकृति का गुस्सा आसमान छू गया। दूसरी शर्ट पहन लो, वो अपना गुस्सा शांत करते हुए बोली। पर मुझे यही शर्ट पहननी है, तुम जल्दी आकर बटन लगा दो। आद्विक मुस्कुराते हुए बोला। मैं नहीं लगा रही, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, समझे, कहकर वो वहां से जाने लगी तो आद्विक ने उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब खींच लिया। आकृति सीधा उसके सीने से जा टकराई। आद्विक उसे अपने करीब करके बोला। बात सुनो, नौकर नहीं हो, बीवी तो हो ना, तो चुपचाप करो ये, बिना कोई नखरे किए हुए। और आज के बाद मुझे किसी काम के लिए मना किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने प्यार से पेश आ रहा हूँ तो ज़्यादा सिर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी। लगाओ चुपचाप, कहकर उसने आकृति को झटके से छोड़ दिया, जिससे आकृति लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसने चुपचाप कबर्ड से सुई धागा निकाला और उसकी शर्ट में बटन टाँकने लगी। आद्विक बड़े प्यार से उसे निहारने लगा। आकृति की गर्म सांसें उसके सीने पर पड़ रही थी, जो उसे मदहोश कर रही थी। फिर भी वो खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। हो गया, कहते हुए आकृति उससे दूर हट गई। अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही रहती तो पक्का वो कुछ खता कर बैठता। ये लोकल की पार्टी में ये पहन लेना। आद्विक ने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। मेरे पास कपड़े हैं, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूँगी, आकृति ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। तुम्हें कल ही समझाया था ना मैंने कि मुझे किसी बात के लिए मना मत करना। समझ में नहीं आता तुम्हें, लगता है तुम्हें अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। आद्विक ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। नहीं नहीं, समझ गई मैं, यही पहन लूँगी, तुम जाओ यहाँ से, कहते हुए आकृति ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया। हम गुड गर्ल, आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और कमरे से बाहर निकल गया। क्रूर सिंह, तुम्हें तो देख लूँगी मैं, आद्विक सिंह शेखावत। आकृति बड़बड़ाते हुए अलमारी में कपड़े रख रही थी। कपड़े रखकर वह जैसे ही पलटी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आद्विक दरवाजे से टेक लगाए उसे ही घूर रहा था। वो अपना लैपटॉप लेने आया था, पर आकृति की बड़बड़ाहट सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। उसे देखकर आकृति की सांसें मानो रुक गई थी। क्या कहा तुमने मुझे, आद्विक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। कुछ भी तो नहीं, आकृति डर के पीछे होने लगी। नहीं, कुछ तो कहा था तुमने, एक बार फिर बोलो ज़रा। आद्विक ने उसे घूरा। उसके घूरने से आकृति अलमारी से चिपक गई। आद्विक ने उसके दोनों ओर हाथ रखकर उसे वहीं पर ब्लॉक कर दिया। मैंने सच में कुछ नहीं कहा, सच्ची। आकृति बुरी तरह घबरा चुकी थी और उसे ऐसे देखकर आद्विक को बहुत मज़ा आ रहा था। वो अभी उसे और परेशान करता अगर शमिता जी कमरे में नहीं आती। आदि वो, सॉरी सॉरी, मैं बाद में आती हूँ, कहते हुए शमिता जी वापस मुड़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर आद्विक एकदम आकृति से दूर हट गया। वहीं आकृति शर्म से लाल हो चुकी थी। रुकिए माँ, कहिए, कुछ काम था आपको, आद्विक ने बाहर आते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे पूनम से मिलने जाना था, पर लगता है तू बहुत बिजी है, मैं खुद से चली जाऊंगी, शमिता जी अपनी हंसी रोकते हुए बोली। क्या माँ, आप भी चलिए, मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं चाबी लेकर आता हूँ, चलिए आप, आद्विक झेपते हुए कमरे में चला गया और शमिता जी हंसते हुए नीचे। तुम्हें ज़रा भी अकल वकल है कि नहीं। अब माँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हम कितने बेशर्म हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आकृति को ध्यान ही नहीं रहा कि वो गुस्से में क्या बोल गई। उसकी बात पर आद्विक शरारत से मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर आकृति ने अपनी बात पर ध्यान दिया तो शर्म से लाल हो गई। उसने आद्विक को कमरे से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर लिया और खुद गेट से लगकर खड़ी हो गई। आद्विक अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वहां से चला गया। आकृति, आकृति, क्या करती है तू, जबान पर काबू रखा कर। क्या सोच रहा होगा वो, कुछ भी बोल देती है, आकृति ने अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए कहा। आज रात शमिता जी वहीं रुकने वाली थी तो आद्विक उन्हें छोड़कर वापस आ गया। जब तक वो आया आकृति डिनर बना चुकी थी और सार्थक खाना खाकर सोने जा चुका था। आद्विक फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गया। आकृति अभी भी खड़ी हुई थी। तुम क्यों खड़ी हो, बैठो और खाना खाओ। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। आकृति अभी भी घबरा रही थी। बैठो चुपचाप, आद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया।
खाओ, मुंह उसकी ओर निवाला बढ़ाकर प्यार से बोला। तो आकृति ना नहीं कर पाई और उसने उसके हाथ से निवाला खा लिया। आकृति, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम बेशक मेरी पत्नी हो, पर मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी सहमति के बिना मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें कभी मजबूर करूँगा अपने करीब आने के लिए। तुम्हें पता है, तुम मुझे देखकर ऐसे डर जाती हो तो बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत किया करो। मेरे साथ रहते तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है असहज होने की। आदमी को उसे खाना खिलाने के साथ साथ उससे बातें भी करता जा रहा था। आकृति खाना खाते हुए एकटक उसे देख रही थी। खुद के लिए वो कितना प्यार महसूस कर रही थी वो उसकी आंखों में, जो उसने कभी प्रतीक की आंखों में महसूस नहीं किया था। प्रतीक उससे हर रोज बोलकर अपना प्यार जताता था, कभी कोई सरप्राइज देकर तो कभी कोई महंगा गिफ्ट देकर, जो उसने कभी नहीं लिए उससे। पर उसकी आंखों में कभी ऐसा प्यार नहीं दिखाई दिया था उसे, जो उसे आदमी की आंखों में दिखाई दे रहा था। आकृति, मैं तुम्हारे और प्रतीक के बारे में सब जानता था, हमेशा से ही जानता हूँ। आज भी तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई हो और शायद कभी निकाल भी ना पाओ। पर एक बात तय है, तुम्हें मैं उसके पास नहीं जाने दे सकता वापस किसी भी कीमत पर। तुम मुझे पूरी ज़िंदगी भी नहीं अपनाओगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम वापस उसके पास नहीं जा सकती कभी भी। आद्विक ने कहा तो आकृति उसे देखने लगी। ना जाने क्यों, पर यह बात उसे बुरी नहीं लगी थी। आद्विक ने उसे उसके प्यार के पास भेजने से मना कर दिया था, पर उसे इस बात से गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बिना कुछ कहे आद्विक की ओर एक निवाला बढ़ा दिया। मैं अब वापस जाना भी नहीं चाहती, उसके अंतर्मन से आवाज आई। पर अगले ही पल उसने अपने मन के विचारों को झटक दिया और आद्विक को खाना खिलाने लगी। आकृति रसोई में बर्तन साफ कर रही थी और आद्विक दरवाजे पर टेक लगाकर उसे देख रहा था। आज ना जाने क्यों आकृति को आद्विक की नजरों से शर्म आ रही थी। उसकी नजरें खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। अचानक बाहर बादल गरजने की आवाज आई। आकृति का मन खुशी से झूम उठा। वो बच्चों की तरह उछलते हुए बाहर भाग गई। आद्विक भी आवाज लगाते हुए उसके पीछे चला गया। बाहर आकर देखा तो आकृति अपने हाथों में बारिश का पानी लेकर उछाल रही थी। तभी उसकी नजर आद्विक पर गई तो वो दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बारिश में खींच लिया। आकृति अपने दोनों हाथों को खोलकर बारिश में भीगने लगी और आद्विक प्यार से उसे निहारने लगा। बारिश के पानी से आकृति के कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। बारिश की बूंदें उसके शरीर से फिसल रही थी। अचानक से बिजली कड़की तो आकृति डरकर आद्विक के सीने से आ लगी। कुछ देर बाद आकृति को होश आया तो वो झेंपते हुए उससे अलग होकर जाने को हुई तो आद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली। आकृति के पूरे बदन में जैसे सिहरन दौड़ गई। आद्विक आगे बढ़कर उसके करीब आया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से आ लगी। उसने उसके बालों को दोनों हाथों से आगे की तरफ किया। आकृति उसकी छुअन से सिहर उठी। उसकी आंखें कस के बंद हो गई। आद्विक की नज़र उसके कंधे के तिल पर गई तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने होंठ उसके उस तिल पर टिका दिए। आकृति के पूरे शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। उसने सिर पीछे की ओर आद्विक के सीने पर टिका दिया। आद्विक ने उसे उसके कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसकी चिन से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आकृति की आंखें अभी भी बंद थी। आद्विक की नजरें उसके माथे से होते हुए उसके होंठों पर रुकी पानी की बूंद पर आकर रुक गई। आकृति के होंठ बारिश की वजह से हल्के से फड़क रहे थे, जो आद्विक को अपने होश खोने पर मजबूर कर रहे थे। आद्विक अपने होश खोकर उसकी ओर झुकने लगा। दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आद्विक थोड़ा और झुका तो आकृति की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई। आद्विक ने रुककर कुछ पल उसे देखा। उसने अभी भी आंखें बंद की हुई थी और उसके आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। उसके फड़फड़ाते होंठों को देखकर आद्विक भी कंट्रोल खो रहा था। वो आकृति के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर उसे खुद में समेट लिया। आकृति की पकड़ भी उस पर मजबूत हो गई। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए लेटे थे। अभी कुछ देर पहले जो हुआ या होने वाला था, उससे किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी एक दूसरे से नजरें मिलाने की। आदमी खुद को कोस रहा था कि वो क्यों बहका और क्यों ऐसे आकृति के करीब आया।
वहीं आकृति सोच रही थी कि वो प्रतीक के साथ धोखा कर रही है। वो प्रतीक से प्यार करती है, फिर आदि के करीब कैसे जा सकती है? सोचते सोचते ही दोनों नींद की आगोश में समा गए। अगले दिन आकृति की आंख खुली तो खुद को आद्विक के बिल्कुल करीब पाया। अब ये रोज का हो गया था कि आकृति सुबह उठती तो खुद को आद्विक के बेहद करीब पाती। आकृति झेंप कर उससे दूर हटने को हुई, पर आद्विक ने नींद में ही करवट ली और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। आकृति वापस उसके सीने पर गिर गई। उसने एक दो बार कोशिश की उसकी बाहों से निकलने की, पर नहीं निकल पाई। थककर उसने अपने सिर आद्विक के सीने पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद आद्विक की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। वो बिना देखे ही मुस्कुरा उठा, अब हटोगी? थोड़ी देर बाद आद्विक ने कहा तो आकृति झेंप कर उससे अलग हट गई। मेरे करीब रहने का इतना ही मन होता है तो बोल दिया करो ना। ऐसे मेरे नींद में होने का फ़ायदा क्यों उठाती हो? मैं मना थोड़ी करूँगा। हक है अब तो ये तुम्हारा, आद्विक उसे छेड़ते हुए बोला। ओ प्लीज़, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का, आकृति ने चिढ़कर कहा। हाँ, तभी हर सुबह मेरे सीने पर मिलती हो तुम, आद्विक ने कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। मतलब तुम्हें पता होता है, दुष्ट आदमी, आकृति गुस्से से भर गई थी। उसकी बात सुनकर आद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओ हेलो, मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर आ जाती हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो इतनी सी बात के लिए तुम क्यों भड़क रही हो मुझ पर? आदमी खुद का बचाव करते हुए बोला। तुम ना छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आकृति के पास जब कोई जवाब नहीं था। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। आद्विक ने ये बात नॉर्मल ही बोली थी, पर ना जाने क्यों आकृति के दिल में एक टीस सी उठी ये बात सुनकर। और सुनो, आगे से मेरे करीब आने का मन करे तो बोल देना, मैं मना नहीं करूँगा। आद्विक शरारत से बोला तो आकृति और चिढ़ गई। ओ प्लीज़, तुम्हारे करीब आने से अच्छा तो मैं मरना पसंद ए। आद्विक ने उसकी बात सुने बिना उसे अपने ऊपर खींच लिया था। बात सुनो, आज बोल दिया, आगे से कभी मत बोलना ये बात। ये इजाज़त नहीं दी है मैंने तुम्हें। 7 फेरों के 7 वचनों में बंधे हैं हम। उनमें से एक वचन ये भी है कि हम कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे बीच में छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझी? तो आगे से ध्यान रहे कि ये बात ना बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? आद्विक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो आकृति के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहीं दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया, जो उसके होंठों पर उतरी मुस्कान बहुत अच्छे से बयां कर रही थी। आद्विक अभी भी बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांक रहा था। वहीं आकृति भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रही थी। दोनों एक दूसरे को ताड़ने में व्यस्त थे, इस बात से अनजान कि आकृति अभी भी आद्विक के ऊपर ही पड़ी हुई है। दोनों अभी न जाने कितनी देर तक ऐसे रहते अगर दरवाजे पर दस्तक ना हुई होती तो। दस्तक की आवाज़ सुनकर दोनों झटके से अलग हुए। आद्विक ने आकृति की ओर मुस्कुराकर एक आंख दबा दी तो आकृति शर्माकर बाथरूम में भाग गई। उसका शर्माना आद्विक के दिल को घायल कर गया। दी और बड़ी, आप लोग क्या कर रहे हो? गेट खोलो ना, बाहर से सार्थक की आवाज़ आई तो आद्विक ने अपना सिर पीट लिया। ये बहन के भाई को भी अभी आना था, अच्छे खासे रोमांस का कबाड़ा कर दिया। अरे आ रहा हूँ यार, आद्विक बड़बड़ाते हुए गेट खोलने चला गया। क्या है साले, आद्विक ने गेट खोलते ही कहा। आपने मुझे गाली दी, रुको अभी आंटी से शिकायत करता हूँ। सार्थक अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला। अरे नहीं बेटा, मैंने गाली नहीं दी आपको, आद्विक गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं, आपने साले बोला, और साले गाली होती है। सार्थक उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नहीं मेरे लाल, मैंने साले नहीं लाले बोला था, आपने गलत सुना। आद्विक के जो मन में आया उसने बोल दिया। पक्का ना, आप मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे? सार्थक उसे घूरते हुए बोला। अरे मैं आपको बुद्धू बना सकता हूँ क्या? आप तो कितने होशियार हो, आद्विक ने कहा तो सार्थक खुश हो गया। फिर ठीक है, सार्थक बोला तो आद्विक ने चैन की सांस ली, वरना तो ये पिद्दी आज उसकी लंका लगवाने का पूरा बंदोबस्त कर चुका था। आपको कुछ काम था ना? आद्विक ने सार्थक से पूछा। हाँ वो ना, मुझे मेरे रिपोर्ट कार्ड पर दी के साइन चाहिए थे। हर बार वही करती है ना, लाओ इस बार मैं कर देता हूँ, आद्विक ने कहा तो सार्थक ने खुशी खुशी रिपोर्ट कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। आद्विक ने साइन किए और सार्थक खुशी खुशी वहाँ से चला गया। आकृति नहाकर आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगी। आद्विक उसके पीछे से निकलकर कबर्ड की ओर बढ़ा, तभी आकृति ने अपने बाल झटके जो पीछे आद्विक के चेहरे पर जाकर लगे
उसकी एकदम चीख निकल गई क्योंकि कुछ लट उसकी आंख में भी लगी थी। क्या हुआ? उसके चीखने से आकृति घबरा कर उसे देखने लगी। तुम अपने केशों को संभाल कर नहीं रख सकती? फोड़ दी मेरी आंख। पूरी जिंदगी अंधे के साथ गुजारना अब तुम। आद्विक चिढ़कर बोला। क्या बोल रहे हो? दिखाओ इधर। आकृति झुककर उसकी आंख देखने लगी। हे भगवान, ये तो बिल्कुल लाल हो गई है। आकृति घबरा गई थी उसकी लाल आंख देखकर। वो झुककर उसकी आंख में फूंक मारने लगी और आद्विक उसके चेहरे में खो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था आकृति को खुद की फिक्र करते देखकर। वो चाह रहा था कि काश ये लम्हा यहीं रुक जाए और वो आकृति को यूं ही निहारता रहे। थोड़ी देर बाद आद्विक को कुछ राहत मिली तो आद्विक खड़ा होकर, बस हो गया, अब ठीक हूं मैं। पक्का ना? आकृति को अभी भी फिक्र थी। हाँ हाँ पक्का ठीक हूं अब। आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और बाथरूम में जाने लगा, पर आकृति को देखकर रुक गया। वो अपने हाथ से अपनी मांग भरने की कोशिश कर रही थी, पर ना जाने क्यों भर नहीं पा रही थी। आद्विक उसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो उसके पास आया और उसके हाथ से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया। आकृति की आंखें बंद हो गई और एक सुकून उसके चेहरे पर उतर आया। तुम लोग आ रहे हो ना? परिधि ने चिल्लाकर कहा तो आद्विक ने अपनी आंखें बंद करके फोन अपने कान से दूर कर दिया। चिल्ला क्यों रही है तू? आराम से नहीं बोल सकती? आद्विक ने गुस्से में कहा। वो सब छोड़, तू ये बता कि तुम दोनों आ रहे हो ना? परिधि ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हाँ, बस मैं ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। तू अभी तक ऑफिस में है? 1 घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी। क्या करता है तू? परिधि चिढ़कर बोली। अरे तू फिक्र मत कर, हम पहुँच जाएंगे टाइम से। आद्विक ने अपना लैपटॉप बैग में डालते हुए कहा। वो तो तुझे आना पड़ेगा वरना टांगे नहीं तोड़ दूंगी तेरी। हाँ मेरी माँ, आ रहे हैं हम, फ़ोन रख तू। तेरी आवाज़ सुनकर मन खराब हो जाता है मेरा, आद्विक ने कहा तो परिधि चिढ़ गई। आ तू, बताती हूँ मैं तुझे, परी ने चिढ़कर कहा और फ़ोन काट दिया। आद्विक ने हंसते हुए फ़ोन अपनी जेब में डाला और केबिन से बाहर निकल गया। माँ, मैंने डिनर बना दिया है, आप और सार्थक टाइम से खा लेना और आप प्लीज़ टाइम से दवाई ले लेना अपनी। आकृति ने शमिता जी से कहा। अरे बेटा, मेरी फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाकर रेडी हो जाओ। आदि आता ही होगा, फिर से गुस्सा करेगा वरना। शमिता जी ने हंसते हुए कहा। और कुछ आता है इस क्रूर सिंह को, हमेशा गुस्सा ही करना रहता है। आकृति ने मुंह बना लिया तो शमिता जी को हंसी आ गई। जाओ वरना तुम्हारा क्रूर सिंह आ जाएगा। जी माँ। आकृति झेपते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में आद्विक घर पहुंच गया। नीचे हॉल में ही उसे शमिता जी और सार्थक दिखाई दिए तो वो उनकी ओर बढ़ गया। उसने शमिता जी के पैर छुए तो शमिता जी ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। माँ, आकृति कहाँ है? रूम में गई है रेडी होने, शमिता जी ने जवाब दिया तो आद्विक सिर हिलाकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा अंदर से बंद था। उसने आकृति को आवाज़ देते हुए दरवाज़ा नॉक किया। आ रही हूँ। इस आदमी को भी चैन नहीं है। बड़बड़ाते हुए आकृति ने गेट खोल दिया। तुम रेडी? आद्विक के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और मुंह फाड़े बिना पल के झपकाए आकृति को निहारने लगा। उस ब्लैक कलर के स्लीवलेस गाउन में कहर ढा रही थी ये लड़की। आद्विक अपनी सुध-बुध खोकर उसे निहार रहा था, उसकी प्यार भरी नजरें खुद पर महसूस कर। आकृति शर्म से खुद में ही सिमट गई। एक हया की लाली ने उसके गालों पर अपनी जगह बना ली थी, साथ ही शर्म से बोझिल होकर उसकी पलकें अपने आप झुक गई। उसका यूं पलके झुकाना आद्विक के दिल में हलचल मचा गया। उसकी प्यार भरी नजरों से बचने के लिए आकृति वापस पलटकर जाने लगी, लेकिन आद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर आकृति की सांसें अटक गई। वो आद्विक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आद्विक ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसे अपने करीब खींच लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से जा टकराई। आकृति की सांसें तेज हो गई थी। आद्विक उसे अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसने उसके कान के पीछे समेट दिया और कुछ पल उसके खूबसूरत चेहरे पर झुक गया। उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर आकृति की आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ आद्विक पर कस गई। आद्विक ने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आकृति के चेहरे पर एक सुकून उतर आया, साथ ही एक शर्मीली सी मुस्कान। कुछ पल बाद आद्विक पीछे हुआ और बोला, इतनी खूबसूरत दिखोगी तो पक्का मैं कोई खता कर बैठूंगा, फिर बाद में मुझे दोष मत देना।
आद्विक की बात सुनकर आकृति ने शर्माकर अपने सिर आद्विक के सीने पर टिका दिया। ये पहली बार था जब आकृति ने खुद से कोई पहल की थी और आद्विक इसी में खुश था। अब मुझे भी रेडी होने दो, आद्विक ने शरारत से कहा तो आकृति झेप कर पीछे हट गई। आद्विक हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। तब तक आकृति ने उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। थोड़ी देर बाद आद्विक फ्रेश होकर बाहर आया और अपने कपड़े पहनने लगा। आकृति आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी। अचानक से आद्विक बोला, कोई और शेड लगा लो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? आकृति अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक को देखते हुए बोली, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कोई खता कर बैठूंगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। आद्विक ने कहा तो आकृति की नज़र आईने में अपने होंठों पर चली गई। लिपस्टिक का कलर डार्क रेड था। उसने जल्दी से पास पड़े टिश्यू पेपर से अपनी लिपस्टिक साफ की और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा ली। उसे देखकर आद्विक हंस पड़ा। दुष्ट, आकृति बड़बड़ाई तो आद्विक हंसते हुए इसके पास आया और सिंदूर की डब्बी उठाकर सिंदूर उसकी मांग में भर दिया और आकृति को सामने देखने का इशारा किया। आकृति ने सामने देखा तो दोनों का अक्स आईने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। आद्विक वहां से हटा और अपना फोन ले आया और दोनों की एक मिरर सेल्फी ले ली। आज तो आकृति की नज़र भी आद्विक पर आकर मानो चिपक गई थी। ब्लैक शर्ट और पैंट, उस पर वाइट ब्लेजर जिसके कॉलर ब्लैक थे, साथ ही जेल से अच्छे से सेट किए हुए बाल, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी और पैरों में ब्रांडेड जूते। किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था वो। चलें, आद्विक ने कहा तो आकृति ने अपनी नज़र उससे हटाकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों साथ में नीचे आ गए। वाओ दी, आप कितने प्यारे लग रहे हो, सार्थक खुश होते हुए बोला और आकर दोनों से लिपट गया। दोनों ने झुककर उसका एक एक गाल चूम लिया। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में, किसी की नज़र न लगे तुम्हें, तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। कहते हुए शमिता जी ने दोनों की नज़र उतार ली तो दोनों मुस्कुरा उठे। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। आद्विक ने कहा, तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और खूब मज़े करो। शमिता जी ने कहा तो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने झुककर शमिता जी के पैर छुए और वहां से निकल गए। करीब 15 मिनट बाद ही दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंच गए। आद्विक ने गाड़ी से उतरकर आकृति की साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति उसका हाथ थामकर गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ थामे अंदर चले गए। सो फाइनली यू आर हेयर। वो लोग हॉल में एंटर किए ही थे कि परी वहां आ गई। परी की बात पर आद्विक मुस्कुरा दिया। वहीं आकृति को यहाँ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो शांत ही खड़ी थी। है आकृति लुकिंग गॉर्जियस, परी ने आकृति की तारीफ करते हुए कहा तो आकृति जवाब में बस मुस्कुरा दी। अंदर आने देगी अब, आद्विक ने कहा तो परी उसे घूरते हुए साइड हट गई। आद्विक आकृति का हाथ थामे अंदर चला गया। परी भी उनके पीछे पीछे आ गई। क्योंकि ये कॉलेज परी के पापा का था इसलिए सारा काम परी ही देख रही थी, बल्कि कॉलेज का आधे से ज़्यादा काम वही देखती थी। क्योंकि वो अपने माँ पापा की इकलौती औलाद थी तो सारी जिम्मेदारी उसी पर थी और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा भी रही थी। अपने पापा के कंधों से जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए उसने अपने सपने को भी छोड़ दिया था। वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी पर जिम्मेदारी के चलते उसने अपने सपने को छोड़ दिया। उसके पापा ने उसे कहा भी कि वो अपने सपने पर ध्यान दे, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे, पर वो नहीं मानी। उसकी जिद के आगे उसके पापा को भी झुकना पड़ा और कॉलेज की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। पार्टी अपने पूरे सुरूर पर थी। हर कोई अपने तरीके से पार्टी को एंजॉय करने में लगा था। कोई अपने पुराने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था तो कोई ड्रिंक का लुत्फ उठा रहा था तो कोई डांस फ्लोर पर जमकर उधम मचा रहा था। सब बेहद खुश नज़र आ रहे थे। आद्विक भी अपने दोस्तों के साथ बातों में व्यस्त था। इस बीच उसने एक पल को भी आकृति को अकेला नहीं छोड़ा था। आकृति सबकी बातें सुनते हुए इधर उधर देख रही थी कि एक जगह जाकर उसकी नज़र रुक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई थी, धड़कनें बढ़ गई थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसकी पकड़ आद्विक के हाथ पर कस गई। आद्विक ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसके माथे की नसें तन गई। उसने परी को देखा, वो भी इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा है तो। परी ने कहा तो आद्विक ने बिना कुछ कहे आकृति को उसके कंधे से पकड़कर अपने से सटा लिया।
ये देखकर सामने खड़े प्रतीक के तन बदन में आग लग गई। उसकी पकड़ उसके हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास पर कस गई। प्रतीक मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और आकृति को देखने लगा। आद्विक की नजरें बराबर उस पर बनी हुई थी। वहीं आकृति डर की वजह से कांप रही थी। रीति, भाभी, आद्विक ने प्रतीक की बात काटते हुए कहा तो प्रतीक देखने लगा। ब्रो बोलता है ना मुझे, और ये बीवी है मेरी, इस लिहाज से भाभी हुई तेरी। और भाभी माँ के समान होती है, आद्विक ने मुस्कुराकर कहा। तो प्रतीक जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। ए ब्रो, तेरी बीवी होने से पहले मेरी दोस्त है वो, तो मेरे लिए तो वही रिश्ता पहले रहेगा। प्रतीक ने एक तीखी सी मुस्कान बिखेर कर कहा तो जवाब में आद्विक मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि प्रतीक ऐसा ही कोई जवाब देगा। एनीवेज, शादी की बहुत बहुत बधाई कहकर प्रतीक ने आकृति की ओर हाथ बढ़ाया तो आद्विक ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया, आद्विक मुस्कुराकर बोला। तो प्रतीक फुफकार दिया। तुम दोनों बातें बाद में करना, चलो पार्टी एंजॉय करो, परी ने बात बदलते हुए कहा। सब फिर से पार्टी में लग गए। वहीं प्रतीक की नज़रें बराबर आकृति पर जमी हुई थी। आज ना जाने क्यों उसकी नज़रें उसे सुकून नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। आज उसकी नज़रों से वो असहज हो रही थी। आदमी को उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो हर पल उसका हाथ थामे हुए था, ये जताने के लिए कि वो हर वक्त उसके साथ है और उसे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़, परी स्टेज पर आकर बोली तो सब उसे ध्यान से देखने लगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारे बीच एक न्यूली मैरिड कपल है, वो भी कॉलेज का मोस्ट वांटेड मुंडा और मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। तो आज की शाम में चार चांद लगाने के लिए ये कपल स्टेज पर आ रहा है, परी ने कहा तो सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं आकृति और आद्विक कभी एक दूसरे को देखते तो कभी स्टेज पर खड़ी परी को। आद्विक के दोस्तों ने जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया था। तो क्या पागल है क्या, क्या है ये सब, आद्विक परी को घूरते हुए बोला। अपने एंटरटेनमेंट का इंतजाम, कहकर परी ने दोनों को स्टेज की ओर धकेल दिया। मजबूरी में उन्हें स्टेज पर जाना ही पड़ा। उनके स्टेज पर पहुंचते ही डीजे ने गाना बजा दिया। आद्विक ने आकृति की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। आद्विक ने उसे अपने करीब खींच लिया। आकृति का एक हाथ उसके सीने पर टिक गया और आद्विक ने अपना दूसरा हाथ आकृति की कमर पर रख दिया और दोनों डांस करने लगे। इन दोनों को करीब देखकर प्रतीक जल भुन गया। आद्विक आकृति का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए, तारे सारे बेचारे नींद से हारे, मगर हमको और तुमको सोना है। यूं कहीं भी तुम न जाओ, यहीं पे ही रुक जाओ। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हो सके तो जगना तुम साथ मेरे, बिन तेरे ना कटते दिन रात मेरे। जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे, बुरे हो या अच्छे हालात मेरे साथ मेरे। ओ साथ मेरे, हाँ साथ मेरे। आद्विक आकृति के पीछे आया और उसकी कमर पकड़कर ऊपर उठा दिया। आकृति ने अपने हाथ हवा में खोल दिए और अपना सर आद्विक के कंधे पर रख दिया। आकृति ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और आद्विक ने उसका माथा चूम लिया। हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे। गाना खत्म होने के बाद सभी ने जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई की। दोनों खुश होकर स्टेज से नीचे उतर आए। वहीं प्रतीक नफरत से भर उठा था उन दोनों को साथ देखकर। आदिक, बहुत गलत किया तूने इसे मुझसे छीन कर। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। नफरत करेगा तू इससे और तू खुद इसे मेरे पास छोड़कर जाएगा, उसने नफरत से कहा और अपने गिलास की शराब अपने गले में उतार ली। आकृति आद्विक की शर्ट प्रेस कर रही थी। आजकल आद्विक के सारे काम वो खुद करने लगी थी। उसके काम करते हुए एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा था उसे। शमिता जी पड़ोस में गई थी, सार्थक स्कूल और आद्विक ऑफिस। अचानक ही घर का लैंडलाइन फोन बज उठा। आकृति प्रेस बंद करके नीचे आई। तब तक फोन बंद हो चुका था। वो वापस जाने को मुड़ गई कि फोन दोबारा से बज उठा। आकृति ने फोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। हेलो, सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई। प्रतीक, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हाँ रीति, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्रतीक ने अपनी जबान में मिठास घोलते हुए कहा। प्रतीक, तुमने वापस मुझे फ़ोन क्यों किया? तुमसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो। अगर आदिक को पता चला तो जानते हो ना वो क्या करेगा। प्लीज़ मुझे आज के बाद कॉल मत करना, कहकर आकृति फ़ोन रखने को हुई, लेकिन प्रतीक की आवाज़ ने उसे रोक दिया। रिति प्लीज़, बस एक बार मेरी बात सुन लो। आई प्रॉमिस मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ एक बार, प्लीज़ रिति।
प्रतीक मन्नतें करते हुए बोला तो आकृति पिघल गई। बोलो जल्दी, आकृति ने कहा। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ देर चुप रहकर प्रतीक ने कहा, क्या? तुम मुझे अपना नंबर दो, तुम्हें सेंड करता हूं मैं। प्रतीक ने कहा तो आकृति सोच में पड़ गई। आदमी ने सख्त मना किया था किसी को भी अपना नया कॉन्टैक्ट नंबर देने से, खासकर प्रतीक को। नहीं प्रतीक, तुम्हें जो भी कुछ कहना है ऐसे ही कहो, आकृति ने कहा तो प्रतीक बौखला गया, पर वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, रीति देखो, बहुत ज़रूरी बात है। अगर तुमने आज वो नहीं देखा तो बहुत पछताओगी पूरी ज़िंदगी। प्लीज़ एक बार। कुछ सोचकर आकृति ने उसे अपना नंबर दे दिया। नंबर देखकर प्रतीक के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उतर आई। उसने सामने खड़े शख्स को देखा और मुस्कुरा उठा। हाँ रुको रीति, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ अभी। आकृति ने जवाब दिया तो प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद आकृति के फ़ोन की मैसेज बीप बजी। वो मैसेज देखने लगी। हर मैसेज के साथ उसकी आंखों में दर्द उतरता जा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। उसने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो भी सन खड़ी थी कि उसका फ़ोन बजा। आकृति ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो सामने से प्रतीक की आवाज़ आई, देखा तुमने? वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। देखो रीति, मैं कब से तुम्हें यही सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताने के लिए कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीति, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। प्लीज़ समझो मेरी बात को। मैं नहीं चाहता जो बाकी सबके साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। प्लीज़ सोचना इस बारे में। प्रतीक ने अच्छा ढोंग किया था ये दिखाने का कि उसे आकृति की कितनी फिक्र है। आकृति ने बस इतना ही कहा और फ़ोन काट दिया और अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाकर रो पड़ी। नहीं नहीं, आद्विक ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। कहते कहते आकृति रो पड़ी। जो कुछ भी प्रतीक ने कहा उसका दिल नहीं मान रहा था। ना जाने क्यों, पर उसे यकीन था कि आद्विक कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग था कि उसे मजबूर कर रहा था आद्विक के बारे में गलत सोचने को। काम हो गया है बुआ, अब देखना जल्दी वो खुद मेरे पास आएगी। प्रतीक ने कुटिलता से हंसकर सामने खड़ी आकृति की सौतेली माँ सुनंदा से कहा। उसकी बात सुनकर सुनंदा भी मुस्कुरा दी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। सुनंदा ने उसका माथा चूम लिया। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा आकृति। आखिर तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो मेरे लिए, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितना माला माल कर दोगी। प्रतीक मन ही मन सोचकर हंस पड़ा। रात को आद्विक आया तो आज उसे आकृति बाहर उसका इंतजार करती नहीं दिखाई दी। उसे कुछ अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि शायद थक गई होगी इसलिए सो गई। आद्विक कमरे में आया तो देखा कि आकृति सोफे पर सिकड़ी हुई सो रही है। आद्विक उसके पास आया और जैसे ही उसे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आकृति हड़बड़ाकर उठ गई। उसके ऐसे जागने से आद्विक पीछे हटकर खड़ा हो गया। आद्विक को देखकर आकृति डर से खुद में ही सिमट गई। आज ना जाने क्यों, पर उसे आद्विक से डर लग रहा था। आकृति, वो उसके करीब बढ़ा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। इसे क्या हुआ? आद्विक उसके बदले व्यवहार से हैरान था। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो नीचे आया। आकृति फिर से उसे देखकर कांप गई। आद्विक ने कुछ पल उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। तुमने खाया? आद्विक ने पहला निवाला तोड़कर कहा। हाँ हाँ, आकृति ने अटकते हुए कहा। आद्विक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाने लगा। खाने के बाद आद्विक बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे जाता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और बर्तन समेटने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब आकृति को लगा कि आद्विक सो गया होगा तो आकृति कमरे में आई। कमरे की लाइट बंद थी तो उसने चैन की सांस ली और कमरे में आ गई। वो आकर बेड पर बैठी कि कमरे की लाइट्स चल गई। उसने चौंक कर देखा, आद्विक दरवाजे से कमर टिकाए गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमट गई। आद्विक उसके करीब बढ़ा तो आकृति उठने को हुई। टू बी कंटिन्यूड।